तो लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था कि HTML क्या होती है। उसके बाद हमने इसके हेड टैग देखा था, टाइटल टैग देख लिया था। एक मिनट। हाँ, इसीलिए आप में से जो स्टूडेंट का आज फर्स्ट लेक्चर है वो ये साइड में जो चैट है इधर अपना ना नेम सेंड करें सारे स्टूडेंट्स जिन जिन का फर्स्ट लेक्चर है। उस्मान का भी आई थिंक उन्होंने पहले क्लास ली हुई है। इसके बाद उस्मान के बाद रोशनी भी लास्ट क्लास ली है। मोहसिन अली भी क्लास ले चुके हैं। अब्दुल हादी आपकी फ़र्स्ट लेक्चर है। अब्दुल हादी, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हेलो। जी जी सर। चलिए ठीक हो गया। अब्दुल हादी की आई थिंक फर्स्ट क्लास है। कहाँ लिख लेते हैं? अब्दुल हादी सिंह की, ठीक है। तो पहले हम जो अब्दुल हादी के लिए देख लेते हैं कि एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं पुराने जो पहले हमारे लेक्चर्स हो चुके हैं, उसके बाद आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो अब तक हमने सीख लिया कि वेब डेवलपमेंट होती क्या है। सबसे पहले तो देखेंगे वेब डेवलपमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं, किस लिए यूज़ की जाती है, किस लिए हम ये चीज़ें सीखते हैं। वेब डेवलपमेंट दरअसल होती है कि वेब डेवलपमेंट में हम वेबसाइट्स बनाना सीखते हैं कि हम वेबसाइट को कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि दुनिया जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। हर कोई अपना काम को कंप्यूटर या ऑनलाइन करना चाहता है। अब जो हमारे पास लोकल काम होते हैं इसमें ये होता है कि हम अगर हमारी कोई शॉप है तो वो हमारे सिर्फ एरिया के अंदर ही हम उसको जो कस्टमर्स हैं एरिया के अंदर होंगे वही हमसे चीज़ें बाय कर सकते हैं। एरिया के बाहर अगर किसी ने हमसे चीज़ बाय करनी है तो वो उसके लिए मुश्किल है। तो इसका ये सोल्यूशन होता है कि हम अपनी वेबसाइट बनाएं और अपने जो है ना काम को या अपनी शॉप को या बिज़नेस को ना ऑनलाइन कर दें। जब हम ऐसा करते हैं तो वो हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है हमारी वेबसाइट को, क्योंकि अब पूरी दुनिया में हमारी वेबसाइट एक्सेसिबल हो जाएगी। तो पूरी दुनिया से कोई भी हमारे वेबसाइट के ऊपर आगे हमें ऑर्डर दे सकता है, तो हम उसके ऑर्डर को प्रोसीड करके उसको जो चीज़ चाहिए उसको पहुंचा सकते हैं उसको, ठीक है। तो उसके लिए फिर आगे दूसरे प्रोसेसेस होते हैं कि हमने उसको पहुंचाने कैसे, उसके लिए फिर वो कोरियर सर्विसेज होती हैं वो बाय करनी पड़ती है, उनका अकाउंट बना के उसको अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करके काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी वेब डेवलपमेंट क्या होगी। अब वेब डेवलपमेंट हम सीखेंगे क्या 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 किन चीज़ों को यूज़ करके हम वेबसाइट बना सकते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि वेब डेवलपमेंट में सबसे पहले ना हमारे पास दो चीज़ होती हैं। एक हमारे पास फ्रंट एंड होता है, उसके बाद दूसरा बैक एंड होता है। फ्रंट एंड वो चीज़ होती है हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं जो भी हमें व्यू नज़र आता है हम उसको फ्रंट एंड कहते हैं, यानी कि यूज़र को नज़र आने वाला व्यू, उसको हम यूआई भी कह देते हैं। यूआई यानी कि यूज़र इंटरफेस कहते हैं। यूज़र इंटरफेस यानी कि किसी भी वेबसाइट को ओपन करने में यूज़र को जो नज़र आए ना वो उसका यूज़र इंटरफेस है, उसको फ्रंट एंड कहते हैं, ठीक है। अब जो चीज़ें यूज़र को नज़र आ रही है वो तो होगी फ्रंट एंड। अब यूज़र को एक बटन नज़र आ रहा है, कोई फॉर्म नज़र आ रहा है, वो उसने फॉर्म फिल किया, बटन प्रेस किया, उसके बैक एंड पे क्या हुआ, यानी कि उसने अपना डाटा तो इंसर्ट कर दिया, उसने जब फॉर्म को सबमिट किया तो उसके बाद क्या होगा, उसका डाटा बैकएंड पे जाएगा। अब बैकएंड क्या है, बैकएंड में हमारे पास दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं, हम उनके साथ लिंक करके अपना सारा यूज़र जो डाटा फिल किया होता है उस डाटा को डाटाबेस के अंदर स्टोर करवा देते हैं। यानी ये एक हमारा पॉइंट होता है, या हमने कोई मेमोरी ली होती है उसको डाटाबेस कहते हैं, उसके अंदर सारा डाटा स्टोर करवा देते हैं ताकि बाद में हम उसके डाटा को यूज़ कर सकें। तो ये हमारे पास हो गया फ्रंट एंड और बैक एंड। अब हम इस कोर्स के अंदर क्या सीखेंगे, हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे कि हम पहले फ्रंट एंड कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हमारा ये फ्रंट एंड का कोर्स है तो हम इसमें सारा सीखेंगे फ्रंट एंड कैसे बना सकते हैं। तो फ्रंट एंड बनाने के लिए हम इसके अंदर सीखेंगे सबसे पहले HTML।
HTML होती है कि हम किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। HTML को स्ट्रक्चर लैंग्वेज कहा जाता है कि हम स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं वेबसाइट का, क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट ऐड करना होता है, टेक्स्ट ऐड करने हैं, पैराग्राफ्स ऐड करने हैं, इमेजेस ऐड करनी है, लिंक्स ऐड करने होते हैं, यानी कि सारा कंटेंट है, ये हमारा स्ट्रक्चर है कि हमने वेबसाइट के ऊपर क्या क्या रखना है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद हमारे पास सेकंड चीज़ आती है स्टाइलिंग। उसको हम CSS सीखेंगे। CSS एक लैंग्वेज है जिसको हम सीख के अपनी वेबसाइट के ऊपर सारी स्टाइलिंग कर सकते हैं, यानी कि हमने स्ट्रक्चर तो बना दिया, उस स्ट्रक्चर को हमने इस तरीके से बनाना है कि यूज़र को अच्छा नजर आए। ये ना हो कि यूज़र हमारी वेबसाइट पे आए, उसको कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही हो, कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है, कैसे फिल करनी है। तो हम उसको अट्रैक्टिव बनाते हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन करके उसका डिज़ाइन अच्छा करते हैं ताकि उसको यूज़र इंटरफेस अच्छा हो सके। तो उसके लिए हम सीखेंगे CSS। सबसे पहले HTML सीखेंगे हम स्ट्रक्चर के लिए, उसके बाद CSS सीखेंगे हम स्टाइलिंग के लिए, और थर्ड हमारे पास चीज़ आएगी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है कि हमने जो बटन लगाया है उस बटन के क्लिक पे क्या होगा, कोई फॉर्म लगाया, फॉर्म के क्लिक जो है ना, फॉर्म के अंदर अगर यूज़र डाटा फिल करता है तो फिल करने के बाद हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आएगा। ये सारा प्रोसेस हम जो है ना लैंग्वेज सीखेंगे जावास्क्रिप्ट की, जावास्क्रिप्ट के थ्रू सारा काम करेंगे। तो ये थे हमारा फ्रंट एंड के अंदर ये चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले हम HTML सीख के CSS सीखेंगे, उसके बाद ना इसके थोड़े से फ्रेमवर्क्स आते हैं। HTML CSS में हमारे पास क्या है कि हमें ना कोड काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ेगा, पहले सारा कुछ हमें खुद मैनुअली काम करना पड़ेगा, यानी कि अगर कोई फॉर्म बनाना है हमें सारा खुद बनाना पड़ेगा, कोई आइकन्स बनाने हैं या उसके बाद इंटरफेस बनाने, सारा कुछ हमें खुद करना पड़ेगा, और CSS में उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा, ये सारा काम खुद करेंगे। लेकिन जब हम फ्रेमवर्क की तरफ जाएंगे, यानी कि फ्रेमवर्क के अंदर क्या होता है कि हमारे पास चीज़ें बनी बनाई हमें मिल जाएंगी। उसके अंदर हमारे पास दो फ्रेमवर्क्स होते हैं, एक हमारे पास बूटस्ट्रैप है, उसके बाद टेलमेट CSS हमारे पास, ये दो फ्रेमवर्क्स हैं, ये हम सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। उसमें क्या होता है, हमें सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाएंगी, क्योंकि बटन है, बटन हमें बनाना है, मिल जाएगा डिज़ाइन उसका सारा, हमने सिर्फ उसको कॉपी करना है, अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ कर देना है और लग जाएगा। किसी जगह पे हमें फॉर्म चाहिए, हमने फॉर्म उस वेबसाइट फ्रेमवर्क से कॉपी करना है, अपनी वेबसाइट के अंदर लगाएंगे, फॉर्म लग जाएगा। उसको डिज़ाइन भी सारा हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डिज़ाइन भी ऑलरेडी उसके साथ वो है ना, स्टाइलिंग सारी हुई है उसकी पहले से हुई होगी। इसलिए इसके साथ हमारे पास हो सकते हैं कि कोई स्लाइडर्स हो सकते हैं। तो स्लाइडर क्या होता है, आपने देखा अक्सर वेबसाइट के ऊपर हमें स्लाइडर शो होते हैं, यानी कि इमेज शो हो रही होती है, वो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो लेती है, पहले एक इमेज शो हो रही है, फिर उसके बाद सेकंड इमेज आ जाती है, तो ये इस चीज़ को हम कहते हैं स्लाइडर। तो स्लाइडर हम यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो जब हम फ्रेमवर्क्स की तरफ जाएंगे ना, तो ये हमें सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाएंगी, हम सारी बनी बनाई चीज़ों को यूज़ करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि उन बनी बनाई चीज़ों के अंदर यूज़ क्या हुआ है। अगर हमें पता नहीं होगा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने क्या करना है, सबसे पहले खुद सीखना है कि हम इन चीज़ों को खुद कैसे बना सकते हैं। इसलिए हम पहले HTML CSS सीखेंगे, इन सारी चीज़ों को खुद बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम फ्रेमवर्क की तरफ जाएंगे, ताकि अगर हम वहाँ से कोड कॉपी करें तो हमें पता हो इस कोड के अंदर क्या क्या चीज़ें कहा, ताकि अगर कल को हमें कोई चीज़ चेंज करनी पड़े हम इजीली चेंज कर सकें। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करनी है HTML। अब HTML क्या चीज़ है, HTML हमारे पास होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है कि हम अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं सारा, यानी कि हाइपर टेक्स्ट के अंदर, इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट भी होगा, हमारे पास लिंक्स भी होंगे, हमारे पास जो है ना पेजेस, हम डिफरेंट पेजेस भी लिंक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। इसके अलावा हम इमेजेस ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, फॉर्म, लिस्ट, ये सारी चीज़ें हम अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं, इसलिए इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो HTML के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, एक फ़ोल्डर बनाना है, जिस फोल्डर के अंदर हमने काम करना है, उसके अंदर हमने एक फ़ाइल बना देनी है। इस फाइल का हमने नेम रखना है इंडेक्स। आप फाइल का नेम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड नेम यूज़ होता है वो हमारे पास इंडेक्स होता है। तो जब HTML के अंदर आपने काम करना है तो अपने हर फाइल का जो है ना एक्सटेंशन होती है, जो फाइल के डॉट के बाद जो नेम आते हैं, इसको एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे ये इमेज है तो इसकी एक्सटेंशन है PNG। इस तरीके से हमने जो फाइल बनानी है HTML के अंदर, जो फाइल बनेगी उसकी एक्सटेंशन होगी .html। जब CSS के अंदर काम करेंगे तो उसकी एक्सटेंशन .css होगी। जब जावास्क्रिप्ट के अंदर काम करेंगे तो .js होगी। तो इस तरीके से आपने जिस लैंग्वेज के अंदर काम करना होता है, अपनी फाइल का नेम लिखे, उसके बाद उसकी एक्सटेंशन लिखनी होती है कि ये इस लैंग्वेज के अंदर है। अब लैंग्वेज होती क्या है, लैंग्वेज होती है कि हम जैसे एक दूसरे से बातें करते हैं तो हमें उसकी लैंग्वेज पता होनी चाहिए। अगर हम किसी थर्ड पार्टी बंदे से बात करना है, फॉर एग्जांपल अगर हम जापान जाते हैं, हमें जापान के लोगों से बात करनी है, हमें उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए, तो अब हम उनसे बात कर सकते हैं। इसी तरह हम चाइना जाते हैं तो चाइनीज़ लोगों की चाइनीज़ लैंग्वेज हमें पता होनी चाहिए, तब हम उनसे बात कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन है, कितने आ रहे हो? ऑनलाइन है सर। ऑनलाइन जी। तो हमें उनकी लैंग्वेज पता होगी तो हम उनसे बात कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने जब कंप्यूटर से बात करनी है या कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है तो हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी चाहिए। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज मल्टीपल लैंग्वेज हैं जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास HTML आ गई, CSS आ गई। ये सिर्फ स्ट्रक्चर और स्टाइलिंग लैंग्वेज है, इसको असल लैंग्वेज नहीं कहते हैं। HTML को लैंग्वेज नहीं हम नहीं कहते, लेकिन कंसीडर एज ए लैंग्वेज होती है, क्योंकि HTML सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ हो रही है। तो स्ट्रक्चर एक लैंग्वेज नहीं होती। स्टाइलिंग जो है वो भी एक लैंग्वेज नहीं है, वो सिर्फ एक है कोड है होती है, इसमें कोडिंग ही है।
है, लेकिन इसको लैंग्वेज नहीं कहा जाता। असल लैंग्वेज हम कहते हैं उसके जिसके अंदर हम कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने 2+2 करना है तो ये कैलकुलेशन है, 2 करना है, ये कैलकुलेशन है। तो कंप्यूटर पे कैलकुलेशंस की जाती हैं, तो कैलकुलेशन करने के लिए हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो उसके लिए जो जावास्क्रिप्ट होगी ये हमारे पास लैंग्वेज होगी। इसी तरीके से हमारे पास और भी काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज हैं, जैसे PHP एक लैंग्वेज है, पाइथन है, जावा, रूबी, मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं जिसके ज़रिए आप कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इस कोर्स के अंदर जो लैंग्वेज सीखेंगे वो जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए हम ये सारा काम करेंगे। तो कंप्यूटर से जब भी बात करनी है, कंप्यूटर से बात करने के लिए आपको कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसको हम कोडिंग भी कहते हैं कि हम कंप्यूटर से कोड कर रहे हैं, या प्रोग्रामिंग भी इसको कहा जाता है, क्योंकि प्रोग्राम बनाना कि कौन सा प्रोग्राम क्या काम करेगा। तो जब HTML के अंदर काम करने सबसे पहले हमने फाइल बना ली, फाइल के एक्सटेंशन रख लिए, उसके बाद हमने HTML का कोड स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो कोड स्टार्ट करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले एक फाइल के ऊपर लिखना है कि ये फाइल की टाइप क्या है, यानी कि डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है। हम जो HTML के अंदर जब काम कर रहे हैं तो HTML वाला जितना भी काम होता है ये सारा एज अ डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाता है। जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे ना तो वहाँ पे हमारे पास एक डोम चीज़ आएगी, डोम जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। वो हमारी इन सारी चीज़ों से HTML को रिलेटेड होता है, उन सारी चीज़ों को हम कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इस पूरी फॉर्मेट को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले हमने ऊपर बता देना कि टाइप क्या होती है हमारे पास, ठीक है। अब ये लिखा गया हुआ है, ये क्या चीज़ है, इसमें हमारे पास जब भी हमने HTML के अंदर काम करना है तो हमें HTML के अंदर दो चीज़ें सीखनी पड़ती हैं कि HTML के अंदर सबसे पहले स्ट्रक्चर वो टैग्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। हमने जब भी HTML के अंदर कोई भी चीज़ लिखनी है तो हम टैग्स को यूज़ करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई हेडिंग लगानी है तो हेडिंग के लिए कोई ना कोई टैग होगा, हमने पैराग्राफ यूज़ करना है तो पैराग्राफ के लिए कोई ना कोई टैग होगा। इसी तरीके से अगर हमने लिस्ट लगानी है तो लिस्ट के लिए कोई ना कोई टैग होगा। इसलिए हर काम करने के लिए HTML के अंदर कोई ना कोई टैग होता है। टैग्स के साथ हमारे पास एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स होती हैं उस टैग की खसूसियात, यानी कि प्रॉपर्टीज़, उस टैग के अंदर क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। तो हमने इन दो चीज़ों को यूज़ करते हुए अपना जो है ना HTML का सारा कोड करना है। अब जब HTML का कोड स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, HTML वाला टैग यूज़ करना है। HTML वाले टैग को स्टार्ट किया, मैं इसको एक दफ़ा क्लोज करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, HTML वाले टैग को स्टार्ट किया और एंड पे HTML वाले टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जितना भी कोड होगा सारा HTML वाले टैग के अंदर होगा, ठीक है। अब HTML का जब काम हमने स्टार्ट करना है तो इसके अंदर जब भी आप कोई भी वेबसाइट बनाएंगे ना उसके अंदर ये चीज़ें लाजमी होंगी। सबसे पहले आपने ये हमारे पास जो डॉक्यूमेंट की टाइप होगी ये चीज़ आपने लाजमी लिखनी है। उसके बाद जो HTML के टैग स्टार्ट करना और HTML का टैग क्लोज करना, ये चीज़ आपने लाजमी लिखनी है। उसके बाद इसके अंदर जो होगा ना हेड वाला टैग और बॉडी वाला टैग, ये दो चीज़ें, इतना चीज़ें आपने लाजमी लिखनी। मतलब कि हमने, मैं इसका दोबारा एक दफ़ा कोड लिख के दिखाता हूँ आपको। इसको हम एक दफ़ा यहाँ से कट कर देते हैं। सबसे पहले होगी हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट की टाइप हमने लिख दी। इसके बाद हमने क्या किया, HTML वाला टैग स्टार्ट किया और HTML वाले टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया कि हमारे पास HTML के अंदर दो चीज़ें होंगी। सबसे पहले होगा हेड वाला टैग, ये इसको क्लोज किया, और उसके बाद होगा बॉडी वाला टैग। तो ये चीज़ें, इतना कोड आपने लाजमी लिखना है जो भी वेबसाइट बनाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें नेसेसरी हैं। नेसेसरी मतलब लाजमी चीज़ें हैं ये किसी भी वेबसाइट बनाने के लिए। अब हेड और बॉडी क्या चीज़ है, हम क्या करते हैं, इस फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के बाद जहाँ पे जिस फोल्डर के अंदर ये फाइल सेव होती है ना, वहाँ से जाके फाइल को ओपन करते हैं। हमने ये फोल्डर बनाया था HTML का, इसके अंदर ये फाइल रखी थी। तो आपने क्या करना है, डबल क्लिक करना है इस फाइल के। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारे पास ओपन हो जाएगी हमारे वेब ब्राउज़र के अंदर। अब वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र यूज़ होता है हमारी वेबसाइट को व्यू करने के लिए। हमारे पास दो सॉफ्टवेयर हमने अपनी कोडिंग के लिए लाजमी इंस्टॉल करने होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास VS कोड, जिसके अंदर हमने कोडिंग करनी होती है, ठीक है। ये हमारे पास VS कोड एक ऐसा कोड एडिटर है, इसको कोड एडिटर कहते हैं, जिसके अंदर हम कोड लिख रहे होते हैं। तो VS कोड एक ऐसा कोड एडिटर है जिसके अंदर हर लैंग्वेज का कोड आप लिख सकते हैं। यानी कि हमें पहले क्या होता था कि आप किसी लैंग्वेज का कोड करना पड़ता है तो उसके लिए आपको सेपरेट एडिटर स्टार, फॉर एग्जाम्पल अगर पाइथन का कोड करना है, पाइथन के लिए सेपरेट एडिटर होता था, कोड एडिटर। रूबी के लिए सेपरेट होता था, PHP के लिए सेपरेट होता था, हर किसी के लिए सेपरेट कोड एडिटर इंस्टॉल करके आप कोड कर सकते थे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, VS कोड बनाया है। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये ऐसा कोड एडिटर है जिसके अंदर आप रहते हुए हर लैंग्वेज का कोड कर सकते हैं। सिर्फ आपने उसकी एक्सटेंशन लिखनी होती है .html के इस तरह के, तो उसको पता चल जाता है ये फाइल कौन सी है। तो सबसे पहले कोड एडिटर हमें लाजमी चाहिए, और सेकेंड जो चीज़ है ये हमें एक वेब ब्राउज़र चाहिए। हमारे पास ये आ गया वेब ब्राउज़र, जिसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं या वेबसाइट को देख सकते हैं। तो हमें ये दो चीज़ें लाजमी चाहिए। उसके बाद तो अब ये हेड और बॉडी का होता है।
आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वेबसाइट के ऊपर ये एक टैब होता है, ठीक है। ये हमारे पास वेब ब्राउज़र का टैब है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारी वेबसाइट का आइकन और हमारी वेबसाइट का टाइटल शो हो रहा है। आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करेंगे उसका आइकन और उसका टाइटल लाजमी होता है, तो वो दो चीज़ें हमारे पास ये हेड के अंदर शो हो रही होती हैं। उसके बाद जो वाइट एरिया शो हो रहा है ये हमारी वेबसाइट का बॉडी पार्ट होता है। इसके अंदर हमने हमारी वेबसाइट के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी या जितना भी इंटरफेस होता है सारा जो यूज़र को नजर आता है वो सारा हम इस बॉडी टैग के अंदर बनाते हैं, ठीक है। तो आपने इतना काम लाजमी करना है कि अपने डॉक्यूमेंट की टाइप बता देनी है। उसके बाद हेड का HTML वाला टैग लगाया, उसके बाद उसके अंदर हेड का टैग और बॉडी वाला टैग, ये टैग लाजमी लगानी होती है। उसके बाद जो हेड वाला टैग होता है, हेड वाले टैग के अंदर दो चीज़ें हमने लाजमी यूज़ करनी होती है। एक सबसे पहले हमने लिंक यूज़ करना होता है। लिंक मतलब कि हमने आइकन कौन सा लगाना है, जो हमारी वेबसाइट का मैंने जैसे दिखाया कि ये हमारी वेबसाइट का आइकन यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरीके से ये हमारी वेबसाइट का नेम शो हो रहा है। अभी हमने कोई नेम नहीं रखा तो इसलिए हमारे पास जो हमने फाइल का नेम रखा होगा वही नेम हमें एज अ वेबसाइट का नेम शो हो जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, इस नेम को चेंज करना होता है, क्योंकि हम आपको पता है कि हर जब वेबसाइट बनाते हैं तो हर वेबसाइट का कोई ना कोई नेम होता है, कोई ना कोई आइकन भी होता है। जैसे कि ये गूगल मीट वाला हमने ओपन किया हुआ है तो ये इसका आइकन लगा हुआ है और ये उसका नेम लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, अपनी वेबसाइट का आइकन भी लगाना है, वेबसाइट का नेम भी लिखना है। तो वेबसाइट का आइकन और नेम हमने जो भी लिखना होता है वो हेड पार्ट के अंदर आता है। तो ये वाला हमारा हेड वाला पार्ट है, तो यानी कि इसका HTML जो हेड का टैग स्टार्ट हो रहा है और हेड का टैग क्लोज हो रहा है, इसके अंदर हमने सारा हेड का काम करना होता है। इसके अंदर हमने दो चीज़ें यूज़ करनी है। एक हमने लिंक का टैग यूज़ करना है जो कि हमारे इमेज को लगाने के लिए यूज़ होगा। इमेज सिर्फ ये हमारी जो वेबसाइट की इमेज होती है इसको हम कहते हैं फैब आइकन, यानी कि फैब आइकन कहते हैं। वेबसाइट के जो आइकन होते हैं इनको फैब आइकन कहा जाता है। तो फैब आइकन को लगाने के लिए हम हेड टैग के अंदर लिंक वाला टैग यूज़ करके उसको लगाते हैं। उसके बाद जो सेकंड चीज़ होती है वो हमारी वेबसाइट का नेम होता है। इसको हम HTML में लिखने के लिए टाइटल का टैग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिंक वाला टैग यूज़ करेंगे। इसको ओपन किया, क्लोज किया। अब मैंने ये इस तरीके से क्यों लिखा, हमारे पास टैग भी दो तरह के टैग होते हैं दो टाइप्स के टैग होते हैं हमारे पास। एक होते हैं ऐसे टैग्स जिसके अंदर कोई ना कोई कंटेंट होता है, तो जिसके अंदर कोई ना कोई कंटेंट होगा उस टैग को लिखने के लिए सबसे पहले टैग को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद टैग को क्लोज करेंगे। लेकिन कुछ हमारे पास टैग ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता, जैसे कि हमारे पास इमेजेस होती हैं। तो इमेजेस सिर्फ हमने इमेज का लिंक लगाना होता है, उसका अंदर कंटेंट कुछ नहीं होता। तो ऐसे टैग जिसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता, हमने उसको सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाना होता है। सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाने के लिए कैसे बनाया जाता है, हमने टैग को स्टार्ट करके एक ही टैग के अंदर उसको स्टार्ट करना होता है और उसी टैग के अंदर उसको क्लोज कर देना होता है। तो ये हमारा होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो ये दो टाइप के टैग्स होते हैं हमारे पास। अब लिंक लगाने के लिए आपने क्या करना है, हमने सबसे पहले लिंक लगाने के लिए इसके अंदर एट्रीब्यूट्स पास करने हैं कि इसकी खुसूसियात क्या हैं। सबसे पहले जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है रिलेशनशिप का, कि हमने किस चीज़ का रिलेशनशिप लगाना है। तो मैंने बताया कि ये हम अपने वेबसाइट का आइकन लगा रहे हैं, तो वेबसाइट के आइकन के लिए हम रिलेशन यूज़ करते हैं और ये एट्रीब्यूट लिखने हैं अब हम। तो एट्रीब्यूट जब भी आपने लिखना है, जो भी ओपनिंग टैग होता है इस टैग के अंदर आपने लिखा जाता है। जैसे कि ये हमारा ओपनिंग टैग है, ये हमारा ओपनिंग टैग है, इस तरीके से ये बॉडी का ये हमारे पास ओपनिंग टैग है। तो जितना भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लिखे जाते हैं। तो हमने लिंक के अंदर रिलेशनशिप बता दिया और इसके बाद एट्रीब्यूट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एट्रीब्यूट का नेम लिखते हैं। नेम लिखने के बाद हम इक्वल लगा के आगे ये कोटेशंस लगा देते हैं। ये वाली कोटेशन कहते हैं, इसके अंदर हम स्ट्रिंग फॉर्मेट या किसी भी अल्फ़ाबेट्स को लिख सकते हैं। तो हम आइकन लगा रहे हैं, तो आइकन लगाने के लिए हम रिलेशनशिप देंगे आइकन का कि हम आइकन लगा रहे हैं, तो ये हमारा एक रिलेशनशिप आ जाएगा। इस तरीके से हमने सबसे उसके बाद क्या करना होता है, अपनी जो आइकन यूज़ करना है उसका लिंक देना होता है। हमने आइकन का लिंक देना है। तो आइकन का लिंक देने के लिए हम जो एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं उसको कहते हैं HREF, यानी कि हम रेफरेंस देने के लिए HREF का जो है ना वो लिंक लगाते हैं, जो है ना लिंक लगाने के लिए HREF का रेफरेंस देते हैं। तो HREF लिखा है, ये एक एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट का नेम लिखा, इक्वल लगाया, कोटेशन लगा दी। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, इसके अंदर अपने लिंक लगा सकते हैं जहाँ पे हमारी इमेज पड़ी हुई है। अब इमेज लगाने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, या रेफरेंस देने के लिए दो तरीके होते हैं हमारे पास। एक तो होता है कि हम इंटरनेट से कोई भी इमेज उठा के यहाँ पे HREF के अंदर पेस्ट कर सकते हैं उसका लिंक, तो लिंक पेस्ट करेंगे वो इमेज लग जाएगी। सेकंड हमारे पास होता है जिस फोल्डर के अंदर हमने इमेज अपना फाइलें बनाई हुई हैं, स्टोर की हुई हैं अपनी HTML वाली, उसी फोल्डर के अंदर हम क्या कहते हैं इमेज को सेव कर सकते हैं। तो वहाँ से फिर उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, HREF के अंदर हम डॉट लगाते हैं, डॉट लगाने के बाद स्लैश। तो ऐसे करेंगे तो क्या करेगा, वो इस फाइल से बाहर जाएगा और फोल्डर के अंदर जितनी फाइलें होती हैं उनको एक्सेस कर सकता है। मैंने जैसे ही डॉट स्लैश लगाया तो उसने मुझे एक मेन्यू शो करवाई कि इस फोल्डर के अंदर ये फाइलें पड़ी हुई हैं, एक इंडेक्स वाली फाइल पड़ी हुई है और एक PNG इमेज पड़ी हुई है। तो हमें तो इमेज चाहिए, तो जैसे आप इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी इमेज का लिंक लग जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये जो हमारी साइट पर इमेज पड़ी हुई है ये इमेज हमारी एज अ आइकन के तौर पर यूज़ हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, थर्ड एट्रीब्यूट लिखना होता है लिंक के अंदर, उसको कहते हैं टाइप, कि हम जो आइकन लगा रहे हैं इसकी टाइप क्या है।
हमने टाइप लिखी, इको लगाया, और यहाँ पे इसकी टाइप होगी इमेज x/x-टाइप। तो ये आइकन लगाने के लिए ये वाली टाइप यूज़ की जाती है। तो जैसे आप इसको सेव करेंगे अपनी फ़ाइल को, अब सेव करने के लिए हमने क्या होता है कि हमें हर फाइल, जब भी हम किसी फाइल के अंदर चेंज करते हैं तो हमें चेंज करने के बाद हर दफ़ा उस फाइल को सेव करना पड़ता है। अगर आप सेव नहीं करेंगे, आपके पास कोई भी जो है ना, जो चेंजेस की होंगी वो हमारी वेबसाइट के ऊपर शो नहीं होंगी। तो उसका जो आसान तरीका होता है, हम इस वेब जो है ना फाइल्स को ऑटो सेव पे लगा देते हैं। ऑटो सेव पे लगाने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन होती है ऑटो सेव की, हम इसको इनेबल कर देते हैं। जैसे इसको इनेबल करेंगे हमारी फ़ाइल ऑटोमेटिकली सेव हो, जैसे हम फाइल के अंदर कोई ना कोई चेंज करेंगे वो फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। तो जब फाइल सेव होनी है तो जिस ब्राउज़र पे आपने फ़ाइल को ओपन किया होगा, हमने ये किया कि ये हमारा ब्राउज़र है, यहाँ पे हमने फ़ाइल को ओपन किया हुआ है, तो ये फाइल हमारी क्या है, एज अ वेबसाइट है, क्योंकि हम वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं। तो ये वेबसाइट जैसे शो होगी। हमने क्या करना है, इसको रिफ्रेश करेंगे। अपनी रिफ्रेश करने के लिए हम क्या कहते हैं, एक ये बटन होता है, यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हैं, या अपने कीबोर्ड से Ctrl+R प्रेस करेंगे तो हमारा पेज रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे आइकन चेंज हो गया है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट का आइकन चेंज कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या होता है कि हमने वेबसाइट का टाइटल भी चेंज करना है। तो अभी हमने टाइटल कोई नहीं रखा था, इसलिए हमारे पास जो फाइल का नेम था वही एज अ टाइटल शो हो रहा था। अब हम इसको चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए हमने क्या करना है, सेकंड हेड के अंदर आके सेकंड एट्रीब्यूट यूज़ करना है, जिसको हम कहते हैं टाइटल का। तो वेबसाइट का जो नेम होता है वो एज ए टाइटल ही लिखा जाता है। तो हमने यहाँ पे टाइटल वाला एट्रीब्यूट लिखना है, टाइटल। इसको ओपन किया, क्लोज है। अब आपको पता है कि वेबसाइट का जो हमने टाइटल लिखना है तो कोई ना कोई नेम है, तो नेम मैंने बताया कि ये इसका कंटेंट है। तो जब भी किसी भी टैग का कंटेंट होगा तो कंटेंट लिखने के लिए हम क्या कहते हैं, टैग को स्टार्ट भी करते हैं और टैग को क्लोज भी करते हैं। तो इसके सेंटर में आगे ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के सेंटर में हम अपनी वेबसाइट का नेम लिखेंगे। तो ये हो गया HTML लेक्चर, ये हम अपनी वेबसाइट का नेम लिख देते हैं, ये हमारी वेबसाइट का नेम है। तो हमने ऑटो सेव इनेबल किया तो हमारी फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। हम अपने ब्राउज़र पे वापस गए, पेज को रिफ्रेश किया तो ये हमारा ऊपर वेबसाइट का टाइटल चेंज हो गया, यानी कि हमने अपनी वेबसाइट का आइकन भी चेंज करना सीख लिया और वेबसाइट का नेम चेंज करना भी सीख लिया। तो जब भी आप कोई भी वेबसाइट बनाएंगे तो इतना कोड आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि आइकन भी हर वेबसाइट का होता है और टाइटल भी होता है। तो जो भी वेबसाइट बनाने के लिए आपने ये जो है ना 11 लाइन्स जो अभी हमने लिखी हैं तो ये लाजमी लिखनी है। इसको हम कहते हैं कि ये वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि वेबसाइट को बनाने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर जो नीड होता है ये इतना लाजमी होता है। तो अपने इतना काम हर वेबसाइट के अंदर लाजमी करना होता है, यानी कि सबसे पहले एक इंडेक्स वाली फाइल लाजमी बनानी है और उसके बाद इतना कोड उसके अंदर लाजमी लिखना है वेबसाइट बनाने के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट के अंदर हर वेबसाइट का जो है ना कंटेंट डिफरेंट होता है, तो बॉडी पार्ट के अंदर जितना भी कंटेंट होगा वो हर वेबसाइट का डिफरेंट होगा, लेकिन इतना पार्ट जो है हमने लिखना है ये लाजमी हो, हमारे पास इतना कोड लाजमी होगा। ठीक है, अब मैं इसको बैक कर देता हूँ सारे को। तो ये अपने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ें सीख ली थी। हमने बॉडी के अंदर आके न्यू टैग सीखे थे कि हमने कौन कौन से टैग्स को यूज़ करके क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि हेडिंग हम अपनी वेबसाइट के अंदर हेडिंग कैसे लगा सकते हैं। तो हेडिंग के लिए हमारे पास 6 टैग होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। ये हमारे पास टोटल 6 टैग्स होते हैं जो कि हेडिंग लगाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हेडिंग क्या होती है, हम आपने देखा होगा आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उसमें हेडिंग्स लिखी होती हैं कि ये हमारी वेबसाइट, ये इस टाइटल ये है, ये इधर ये टाइटल है, डिफरेंट हेडिंग्स लगी होती है। तो उन्हें हेडिंग्स को लगाने के लिए हम एच के जो है ना एच के टैग यूज़ करते हैं। अब एच के टैग हमारे पास 6 टाइप के होते हैं, ये 6 टाइप से मैंने लिख दी है। तो ये जो हेडिंग के टैग होते हैं ये भी इसके अंदर कोई ना कोई कंटेंट होता है, क्योंकि हम कोई ना कोई हेडिंग लिखनी होती है, हेडिंग के अंदर कंटेंट लिखना होता है, तो इसलिए इसको टैग को ओपन भी करते हैं और इस टैग को क्लोज भी करते हैं। क्योंकि अब ये हमारे पास बॉडी पार्ट है, जितना भी कंटेंट हमने इसके बॉडी पार्ट के अंदर लिखने हैं ये हमें उस डॉक्यूमेंट के ऊपर शो होगा, यानी कि ये जो वाइट है ये यहाँ पे शो होगा। अभी क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि हमने फाइल को सेव तो कर ली है। मैंने बताया कि हमने सबसे पहले क्या करना है, फाइल के अंदर चेंज करके फाइल को सेव करना होता है। सेव करने के बाद हमने अपने ब्राउज़र पे आके फाइल को रिफ्रेश करना होता है। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया मेरे पास जितनी भी चेंजेस थी सारी आ गई। तो ये हमारे पास क्या थी, हेडिंग्स थी। हमने लास्ट लेक्चर में हेडिंग लगाना सीखी थी, तो 6 हेडिंग हमने लगाई, तो 6 के 6 हेडिंग हमारे पास आ गई। अब इनमें फ़र्क है 6 हेडिंग में। तो आप देख सकते हैं जो हमने सबसे पहले H1 का टैग लगाया था, यानी कि H1 की हेडिंग तो सबसे बड़ी थी, उसका साइज़ सबसे ज़्यादा था। उसके बाद H2 की हेडिंग लगाई थी, उसका साइज़ उससे कम था। फिर H3 की हेडिंग, उसका साइज़ उससे कम। तो जैसे जैसे हम H1 से H6 की तरफ आते जाएंगे हमारे पास जो है ना हेडिंग का साइज़ कम होता जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से अगर हमें चाहिए कि हमने एक कोड लिख लिए, कोड लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमने हेडिंग्स यूज़ कर ली, उसके बाद हमें ये ना बॉर्डर चाहिए, यानी कि हमने लाइन चाहिए। तो लाइन लगाने के लिए हमारे पास जो टैग यूज़ होता है उसको हम कहते हैं HR।
हम एच आर का जो टैग होता है इसको हम कहते हैं होरिजेंटल रूलर। रूलर हमारे पास लाइन जो है ना लाइन्स लगाने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको हम स्केल भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, रूलर होता है, तो इसलिए एच आर लगाए यानी कि होरिजेंटल लाइन। होरिजेंटल हमारे पास जो इस तरीके से हमारे पास जो होती है ना स्ट्रेट लाइन, इसको हम होरिजेंटल कहते हैं। और जो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मेट होता है ऊपर से नीचे की तरफ, वो हमारे पास वर्टिकल लाइन्स होती हैं। तो हम वर्टिकल बॉर्डर नहीं लगा सकते, HTML कहते हैं होरिजेंटल बॉर्डर लगा सकते हैं, तो हमने होरिजेंटल लिखा तो हमारे पास ये बॉर्डर लग गया। तो हेडिंग्स भी हो गई, बॉर्डर भी हो गया। तो आपने देखा होगा कि हमारे पास हर वेबसाइट के अंदर कोई ना कोई पैराग्राफ भी होता है। अगर मैं किसी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, तो ये एक वेबसाइट ओपन की है, तो ये हमारे पास क्या है, वेबसाइट के अंदर हेडिंग लगी हुई है। तो हेडिंग के बाद ये कुछ कंटेंट भी लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, पैराग्राफ लगा हुआ है। तो इस तरीके से अगर हमने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई ना कोई हेडिंग लगानी हो या कोई ना कोई पैराग्राफ लगाना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हेडिंग के लिए जो एच के टैग होते हैं वो यूज़ करते हैं। पैराग्राफ को लगाने के लिए हम पी का टैग यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे लगाया भी है, पैराग्राफ लगाने के लिए हमने पी का टैग यूज़ किया है, और उसके अंदर जो कंटेंट लिखेंगे वो सारा पैराग्राफ के अंदर आ जाएगा। अब ये देखिए हमने ना दो पैराग्राफ लगाए हैं, एक ये हमारे पास नीचे वाला पैराग्राफ लगा हुआ है और एक ऊपर पैराग्राफ लगा है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि नीचे वाला जो पैराग्राफ है ना, ये डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास जो कंटेंट होता है ना वो लाइट शो होता है। लाइट मतलब कि उसको ना बोल्ड ज़्यादा नहीं होता, उसका साइज़ भी कम होता है, और वो जो है ना लाइट फॉर्म में शो हो रहा होता है। लेकिन जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ये बोल्ड फॉर्म में शो हो रहा है। बोल्ड यानी कि थोड़ा सा ना डार्क फॉर्मेट में अंदर शो हो रहा है। अब जो है ना लाइट फॉर्मेट को हम डार्क के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास एक टैग यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं बोल्ड का टैग। बोल्ड के टैग को लगाने के लिए हम बी टैग यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे भी हमें कोई भी कंटेंट बोल्ड फॉर्म में चाहिए होगा या डार्क फॉर्म में चाहिए होगा, वहाँ पे हम बोल्ड वाला टैग यूज़ करेंगे और उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखेंगे वो हमारे पास बोल्ड फॉर्म में आ जाएगा। इस तरीके से हमने क्या कहते हैं HOR यूज़ किया है, तो उसके नीचे हमने एक बॉर्डर यानी कि ये भी क्या करेगा, बॉर्डर लगा देगा हमारे पास वेबसाइट के अंदर। इसके बाद ये हमारे पास जो है ना दूसरा पैराग्राफ, अगर मैं इस लाइन को एंड करता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर रख लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या एक पैराग्राफ शो हो रहा है। अगर इस तरीके से आप पैराग्राफ लगाएंगे तो ये क्या होगा, हमारे पास लाइट फॉर्म के अंदर पैराग्राफ शो होगा। लेकिन अगर हमारे पास पैराग्राफ लगा के आप उसके अंदर बोल्ड टैग लगा देंगे और उसके अंदर कंटेंट लिखें, तो वो क्या होगा, हमारे पास डार्क फॉर्म में शो होगा, यानी कि थोड़ा सा बोल्ड शो होगा। अब ये जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, डमी टेक्स्ट है। जब वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास कोई ना कोई कंटेंट मौजूद होता है, लेकिन अभी हम वेबसाइट नहीं बना रहे, हम सिर्फ सीख रहे हैं कि वेबसाइट कैसे बनानी है, तो हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है। जब कंटेंट ना हो तो हम डमी टेक्स्ट यूज़ करते हैं, और डमी टेक्स्ट को हम कहते हैं लोरम। ये जो फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है लोरम, तो ये हमारे पास डमी टेक्स्ट के लिए यूज़ किया। अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ, अगर आपने खुद यहाँ से टेक्स्ट लिखना हो तो उसके लिए हमारे पास HTML के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं, HTML का फीचर नहीं है, ये हमारे पास VS कोड का फीचर है। VS कोड हमारे पास क्या है, ये कोड एडिटर है जिसको यूज़ करके हम कोड कर रहे हैं। तो ये VS कोड का फीचर है। हम लिखेंगे लोरम, और इसके बाद हमने वर्ड लिखने होते हैं कि हमें कितने वर्ड चाहिए, डमी कंटेंट के कितने वर्ड चाहिए। तो अगर हमें 50 फॉर एग्जांपल 50 वर्ड चाहिए, मैं 50 लिख के एंटर प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास हमारे जो है ना वेबसाइट के अंदर 50 जो है ना डमी वर्ड्स ऐड कर देगा। जब फाइल को सेव किया, मैं अपने इधर गया अपनी वेबसाइट के ऊपर जाकर मैंने वेबसाइट को रिफ्रेश किया, तो मेरे पास ये 50 वर्ड आ गई वैसे के वैसे, क्योंकि हमने इसको बोल्ड टैग के अंदर लिखा हुआ है। हमने पैराग्राफ लगाया, पैराग्राफ के अंदर बोल्ड वाला टैग लगाया यानी कि बी वाला टैग, उसके अंदर कंटेंट लिखा, तो वो सारा डार्क फॉर्मेट्स में शो हो रहा है। अगर आप बी वाला टैग यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे पास जो है ना इस तरीके से अगर आप लिखते हैं अपने पैराग्राफ को, तो वो पैराग्राफ हमें लाइट फॉर्म में शो हो रहा होगा, जैसे ये शो हो रहा है। इस तरीके से जैसे हमारे पास बोल्ड फॉर्मेट है, इसी तरीके से हमारे पास एक फॉर्मेट होता है जिसको हम कहते हैं इटैलिक फॉर्मेट। तो ये नीचे देखें, ये हमारे पास जो है ना सिंपल फॉर्म में शो हो रहा है, लेकिन ये जो नीचे वाला पैराग्राफ लगा, इससे नीचे पैराग्राफ वो थोड़ा सा टिल्टेड है, यानी कि उसके अंदर जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं थोड़ा टिल्ट करके शो हो रहे हैं। तो ये हमारे पास एक फॉर्मेट है जो वर्ड को इस तरह लिखता है, इसको हम कहते हैं इटैलिक फॉर्मेट। तो इटैलिक फॉर्मेट के अंदर टेक्स्ट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, आई का टैग यूज़ करते हैं। हमने क्या किया, पैराग्राफ के अंदर आई वाला टैग यूज़ किया, तो वो क्या करेगा, हमारा जितना भी कंटेंट इसके अंदर लिखा होगा आई टैग के अंदर, वो सारे को टिल्टेड फॉर्म में शो कर देगा, यानी कि थोड़ा सा टिल्ट कर देगा सारे वर्ड्स को। तो इस तरीके से हमारा जो है ना वर्ड्स इस तरीके से शो होना शुरू हो जाएंगे, जैसे ये अभी शो हो रही है। इस तरीके से जब आपने स्पेस लगानी है, फॉर एग्जाम्पल आप ये यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे काफ़ी स्पेस आ रही है। इन वर्ड्स के अंदर इस सिर्फ सिंगल स्पेस है, इस वर्ड के अंदर भी सिंगल स्पेस है, इस वर्ड के अंदर भी सिंगल स्पेस है, लेकिन यहाँ पे स्पेस ज़्यादा आ रही है। तो अगर तो आप मैनुअली स्पेस लगाएंगे, फॉर एग्जांपल इस तरीके से अगर स्पेस लगाते हैं आप इस तरीके से, तो ये ऐसे सेव फाइल सेव करेंगे तो आपके पास ये सारी एक ही स्पेस कंसीडर होगी, मतलब मल्टीपल स्पेस नहीं आएंगे। लेकिन आप चाहते हैं अगर आपने मल्टीपल स्पेस लगानी है, तो मल्टीपल स्पेस लगाने के लिए हमारे पास एक वर्ड यूज़ होता है, एक कोड यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं एंड
NBSP और इसके बाद कोलन आप लिखेंगे तो ये हमारे पास कोड यूज़ होता है स्पेस लगाने के लिए। अगर मैं इसको लगा के फाइल को रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास एक ये वर्ड्स के बाद सिर्फ सिंगल स्पेस आ रही है, यहाँ पे हमारे पास डबल स्पेस आ गई। अगर मैंने ज़्यादा स्पेस लगानी है तो मैं क्या करूँगा, इस वर्ड को कॉपी करूँगा यहाँ से और इसके आगे पेस्ट कर दूँगा। जैसे जैसे पेस्ट करता जाऊँगा उतनी स्पेस जितने टाइम स्पेस करूँगा उतने टाइम हमारे पास स्पेस आ जाएगी। अब मैंने रिफ्रेश किया तो हमारे पास स्पेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से आप कोड को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट के अंदर स्पेस भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमने क्या सीखा था कि हम लिस्ट कैसे लगा सकते हैं। तो जैसे आपको ये शो हो रहा है कि ये लिस्ट लगी हुई है हमारे पास, तो इस तरीके से हम लिस्ट भी लगा सकते हैं। हमारे पास 2 टाइप्स की लिस्ट होती है HTML के अंदर, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और दूसरी होती है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट जो होती है वो हमारे पास शो होती है नंबर्स की फॉर्म में, यानी कि हमें हर लाइन के साथ नंबर शो हो रहा है 1 2 3 4 ABC, कैपिटल ABC या स्मॉल ABC या रोमन गिनती, इस तरीके से हमें जो फॉर्मेट शो होता है वो हमारे पास जो है ना ऑर्डर लिस्ट होती है। लेकिन इस फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट जिसके साथ हमें डॉट शो हो रहा हो या स्क्वायर शो हो रहा हो तो वो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट होती है। तो ऑर्डर लिस्ट को लगाने के लिए हम क्या कहते हैं, OL का टैग यूज़ करते हैं। जैसे ये लगा, ये OL का टैग है यानी कि ऑर्डर लिस्ट का टैग है। इस तरीके से अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ करने के लिए हम UL का टैग यूज़ करते हैं। तो ये अनऑर्डर लिस्ट लगा ली। जब भी लिस्ट लगाते हैं तो हर लिस्ट के अंदर हमें पता है आइटम्स होती है। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो हमारे पास एक लिस्ट है, उसके अंदर एक आइटम ये वाली है, ये सेकंड आइटम है, ये थर्ड आइटम है, फोर्थ आइटम है। तो ये 4 आइटम्स हैं। तो आइटम्स को लगाने के लिए हम क्या कहते हैं, UL या लिस्ट के अंदर LI का टैग यूज़ करते हैं। अज़ान हो रही है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं दोबारा। तो जो भी लिस्ट होती है, लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या आवाज़ नहीं समझ में आ रही। तो हर लिस्ट के अंदर हमारे पास आइटम्स होती हैं जिसको हम LI कहते हैं, यानी कि लिस्ट आइटम्स कहते हैं। तो जब भी आपने लिस्ट लगानी है, अगर यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, तो हमने क्या किया, एक UL यूज़ की, यानी कि एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई है। उसके अंदर हमने क्या किया, लिस्ट आइटम्स ऐड किए हैं। तो हर लिस्ट आइटम के लिए आपने क्या करना है, LI का टैग यूज़ करना है। उस टैग को स्टार्ट भी करना है, उस टैग को क्लोज भी करना है, ठीक है। और ये चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी आप टैग को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने टैग को स्टार्ट करने के लिए इस तरीके से उसका टैग का नेम लिखना होता है बस, और उसको लेस देन और ग्रेटर देन साइन के अंदर लिख देना होता है। लेकिन जब आप टैग को क्लोज कर रहे होते हैं, आपने टैग का नेम लिखना है और टैग के नेम से पहले एक स्लैश लगानी होती है। तो इसका मतलब होता है ये टैग को हमने क्लोज किया है। तो हमने की अनऑर्डर लिस्ट लगाई, उसके अंदर हमने क्या किया, 4 लिस्ट आइटम्स ऐड कर दी। इसी तरीके से हमने क्या किया, नीचे एक ऑर्डर लिस्ट लगाई और उसके अंदर लिस्ट आइटम्स 5 लिस्ट आइटम ऐड कर दी। और यहाँ पे मैं इसको अगर ऐड करता हूँ, रिमूव करते हैं इसको भी और इस चीज़ को भी रिमूव करते हैं। फाइल को सेव किया, अपने पेज पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो जब रिफ्रेश करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो अनऑर्डर लिस्ट होती है उसमें हमारे पास ये जो है ना डॉट शो होते हैं स्टार्ट में, और जो ऑर्डर लिस्ट होती है उसमें हमारे पास काउंटिंग शो हो रही होती है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से काउंटिंग शो हो रही होती है। तो हम ये क्या होते हैं, ये अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट की टाइप होती है। आप इस टाइप को चेंज भी कर सकते हैं। अब मैंने अनऑर्डर लिस्ट की टाइप को चेंज करना है तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, एट्रीब्यूट यूज़ होगा, यानी प्रॉपर्टी यूज़ होगी इस टैग की। तो मैंने बताया कि जब भी हमें टैग की प्रॉपर्टीज़ को लिखना होता है, हमेशा हमने क्या करना है, जो इस टैग की प्रॉपर्टी लिखनी है हमने उसकी ओपनिंग टैग के अंदर आके उसकी प्रॉपर्टी लिखनी होती है। हमने क्या करना है, UL की प्रॉपर्टी चेंज करनी है। तो हमने UL टैग है इसके ओपनिंग टैग के अंदर आए, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखनी है हमने, या इसको हम HTML के लैंग्वेज में इसको एट्रीब्यूट कहते हैं। है इसकी प्रॉपर्टी लेकिन इसको एट्रीब्यूट कहा जाएगा। तो एट्रीब्यूट का नेम है हमारे पास टाइप। तो टाइप का एट्रीब्यूट आपने लिखना है। तो एट्रीब्यूट लिखने के लिए हमने क्या किया, एट्रीब्यूट का नेम लिखा, इक्वल लगाया, कोटेशन लगा दी। तो हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो टाइप होती है इसकी, उसको कहते हैं सर्कल। तो सर्कल को आप चेंज भी कर सकते हैं। हमारे पास इसके UL के अंदर 3 टाइप्स होती है। एक हमारे पास होती है सर्कल, एक हमारे पास होती है डिस्क और एक होती है स्क्वायर। बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो हमारे पास सर्कल होती है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ, डिस्क कर देता हूँ। जब डिस्क लिखूँगा, फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये इसका जो है ना हमारे पास पहले सर्कल शो हो रहा था, अब ये डिस्क बन गई है, DISC। एक मिनट देख लेते हैं इसको, UL डिस्क टाइप। ये इसकी टोटल टाइप्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास होते हैं डिस्क टाइप, सर्कल टाइप, स्क्वायर टाइप और नन टाइप। नन टाइप को यूज़ करके देखते हैं। तो हमारे पास अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं नन,
तो इससे क्या होगा, तो नन टाइप को जब यूज़ करेंगे तो इसके स्टार्ट में कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये लेकिन ये अच्छी अप्रोच नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमें पता ही चलेगा ये लिस्ट है या नहीं है। तो लिस्ट के स्टार्ट में अपने नन कभी भी नहीं लगाना। तो सर्कल लिखेंगे तो सर्कल टाइप आ जाएगी, डिस्क लिखेंगे तो डिस्क टाइप आ जाएगी। अगर मैं स्क्वायर लिख देता हूँ तो इससे क्या होगा, हमारे पास टाइप जो होगी स्क्वायर आ जाएगी, यानी कि बॉक्स बना आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं सर्कल लिखता हूँ तो हमारे पास ये इस तरीके से सर्कल आ जाएगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या सर्कल होते हैं, सर्कल इसकी बाय डिफ़ॉल्ट आएंगे। इसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइप होती है वो डिस्क होती है। तो डिस्क को आप चेंज करके कर सकते हैं। सर्कल करेंगे जिस तरीके से शो होगी। अगर आप कुछ भी नहीं लिखते, इसको रिमूव कर देते हैं, अब रिफ्रेश करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये टाइप आ रही है, इसको डिस्क टाइप कहा जाता है। तो इसकी डिस्क टाइप है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑर्डर लिस्ट की टाइप को चेंज कर सकते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट के केस में हमारे पास 5 टाइप होती है। सबसे पहले जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप होती है वो हमारे पास ये काउंटिंग शो हो रही होती है 1 2 3 4 से। ठीक है, अगर मैं इसको टाइप को चेंज करता हूँ, अगर मैं स्मॉल ए लिखूँगा तो ये क्या होगा, जो है ना स्मॉल ए बी सी से स्टार्ट हो जाएगी हमारे पास। इस तरीके से अगर मैं कैपिटल ए लिख दूँगा तो ये हमारे पास टाइप जो होगी कैपिटल ए बी सी से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इसकी 3 टाइप्स होगी। उसके बाद इसकी टाइप होती है रोमन, यानी कि रोमन काउंटिंग आपको पता होगा जो इस तरीके से स्टार्ट होती है। तो रोमन काउंटिंग लिखने के लिए आपको क्या है, आपने स्मॉल आई लिखना है। अगर स्मॉल आई लिखेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या होगा, रोमन जो है ना काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप कैपिटल आई लिखेंगे यहाँ पे तो ये क्या होगा, कैपिटल ए भी जो है ना काउंटिंग से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो लिस्ट होती है अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट जो है ना ऑर्डर लिस्ट, इनकी टाइप्स को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है हमारे पास लिंक्स, कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर लिंक्स कैसे लगा सकते हैं। आपको पता है कि हमारे पास जो वेबसाइट होती है इसके पास मल्टीपल पेजेस होते हैं। जैसे मैं ये वेबसाइट ओपन करता हूँ तो इसके ऊपर ये मल्टीपल पेजेस बने हुए हैं। ये हमारे पास एक अबाउट का पेज है, फिर हमारे पास अकेडमी पेज है। तो ये सारे पेजेस हैं। तो हमने भी अपनी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस लगाने होते हैं। तो जब पेजेस लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक टैग होता है जिसको कहते हैं एंकर टैग। तो हम यहाँ पे लगाना सीखते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक अनऑर्डर लिस्ट बनाई, उसके अंदर हमारे पास एल आई लगाया। तो एल आई के अंदर आपने क्या किया ना, ए टैग यूज़ कर देना है। अब ए टैग का क्या होगा, मैंने बताया कि हमारे पास एंकर टैग होता है। तो एंकर टैग को लगाने के लिए हम ए वाला टैग यूज़ करते हैं। जैसे बोल्ड को करने के लिए हम बी का टैग यूज़ करते हैं, हेडिंग को करने के लिए हम एच का टैग यूज़ करते हैं, पैराग्राफ लिखने के लिए हम पी टैग यूज़ करते हैं। इस तरीके से लिंक्स लगाने के लिए हम एंकर का टैग यूज़ करते हैं। तो आपने क्या किया, एंकर के टैग को स्टार्ट किया। मैं इसको एक दफ़ा दोबारा लगा के दिखाता हूँ। एंकर टैग लगाने के लिए आपने सबसे पहले किया, इसका ओपनिंग टैग लगाया और इसका क्लोजिंग टैग भी लगा दिया। तो ये इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग आ गया। इसके अंदर आपने उस पेज का नाम लिखना होता है जो सा आपने पेज रखना है। तो मैं इस पेज का नाम रख देता हूँ डॉक, यानी कि डॉक्यूमेंट्स। तो ये हमारा एक पेज का नेम हो गया। उसके बाद आपने क्या करना, इसके एट्रीब्यूट्स लिखने होते हैं। एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले क्या कहते हैं, आपने लिंक जो अपना एंकर टैग लगाया उसके अंदर हमने कोई लिंक भी लगाना होता है। जैसे हमने ये पेजेस यहाँ पे शो हो रही है इस वेबसाइट के ऊपर, तो हर पेज का एक लिंक होता है, हर पेज का डिफरेंट लिंक होगा। तो डिफरेंट लिंक का मतलब होता है, जब HTML के अंदर हम लगाते हैं तो हर लिंक के लिए हमने सेपरेट फाइल बनाते हैं। हम क्या कहते हैं, होम पेज के लिए एक सेपरेट फाइल बनती है, अबाउट पेज के लिए सेपरेट फाइल बनेगी, कॉन्टैक्ट के पेज के लिए सेपरेट फाइल बनेगी। यानी कि जितने भी हमारे पास मेन्यू के अंदर लिस्ट शो हो रही होती है, हर लिस्ट के लिए एक सेपरेट पेज बनता है। तो सेपरेट पेज बनाने के लिए हम उसकी फाइल भी सेपरेट बनाते हैं। अभी हम ये जैसे लेक्चर में आगे जाएंगे तो हम ये चीज़ें भी सीखेंगे, हम वेबसाइट के अंदर पेजेस कैसे लगा सकते हैं मल्टीपल। अभी हमने क्या किया, एंकर टैग लगा दिया, उस टैग का नेम लिख दिया, इसके यानी कि पेज का नेम लिख दिया। और इसके अंदर हमने क्या कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी होती है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है रेफरेंस की, कि हमने इसके अंदर इस पेज के क्लिक पे कौन सा लिंक लगाना है, कि हमने इस लिंक पे क्लिक करने में किस पेज के ऊपर जाना है। तो HREF हम लगाएंगे इसके एट्रीब्यूट, उसके अंदर उस लिंक को पेस्ट कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसी लिंक को कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे आपने वो लिंक लगाना है जो आपकी वेबसाइट का होगा। तो अभी हमारे पास मेन वेबसाइट तो कोई भी नहीं है, तो हम सिर्फ सीखने हैं वेबसाइट में, तो इसलिए मैंने ये लिंक लगा दिया, किसी और वेबसाइट का लिंक है। तो मैंने ये लिंक कॉपी करके यहाँ पे लगा दिया। तो जब मैं अपने पेज पे आके इसको रिफ्रेश करूँगा तो हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से लिंक शो हो रही होगी। जो भी आपके पास वेबसाइट के HTML के अंदर आप लिंक लगाते हैं तो वो हमारे पास ब्लू कलर के अंदर शो होते हैं, और उसके नीचे एक लाइन आ जाती है, इसको कहते हैं अंडरलाइन। तो इसका मतलब होता है कि ये हमारे पास पेज लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ना बाकी पेजेस ब्लू आ रहे थे, लेकिन ये कलर चेंज आ रहे हैं। जो अपडेट वाला पेज है इसका कलर थोड़ा चेंज आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है, जब आप अपने पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, उस वेबसाइट के, और जिस वेबसाइट का लिंक आपने लगाया होगा वो उस वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा। हमने क्या कहता है, ये वाला लिंक लगाया तो वो इस वेबसाइट के ऊपर आ गया था। अगर आपने बैक अपनी वेबसाइट पर जाना हो, इससे क्या किया, आपकी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर गया है, तो यानी कि उसने वेबसाइट चेंज कर दी। अब आपने अपनी वेबसाइट पर वापस आना है तो बैक बटन प्रेस करेंगे,
बैक बटन प्रेस किया तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ गया, ठीक है। और उसका कलर जो है ना बाद में चेंज होएगा। अभी ये कलर इसलिए चेंज नहीं हुआ, हमने लिंक जो है ना गलत लगाया हुआ। हम इसको ऐसे करेंगे जी, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप देखें हमारे पास कलर चेंज हो गया। तो कलर चेंज हुआ, इसका मतलब होगा कि आपने वो पेज विजिट कर लिया है। जब आप पेज विजिट कर लेते हैं तो आपको कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम अपने वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस लगा सकते हैं। वो अपनी वेबसाइट के पेजेस पे हो सकते हैं, किसी दूसरी वेबसाइट के पेजेस अगर उनका लिंक भी लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, लिंक हो जाएगी आपकी वेबसाइट उसके साथ। तो इस तरीके से हमने पेजेस बनाना भी सीख लिए। उसके बाद जो लास्ट चीज़ हमारे जो है हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी वो थी इमेज लगाना, कि हम इमेज कैसे लगा सकते हैं। एक चीज़ और हमने देखनी है कि ये हमने एंकर टैग के अंदर एक चीज़ यूज़ की है, एट्रीब्यूट यूज़ किया है ब्लैंक का, इसको कहते हैं टारगेट का, और इसके अंदर हमने यूज़ किया ब्लैंक। इससे क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, मैं जैसे लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ ना तो वो मेरी जो है ना वेबसाइट को रिफ्रेश करता है और दूसरी वेबसाइट के ऊपर चला जाता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे ना हो, हम जब भी अपने किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करें तो वो हमारी वेबसाइट को वैसे का वैसे रखे, जो दूसरा जो जिस लिंक को ओपन करना है वो दूसरे टैब के ऊपर हो। ये हमारे पास के ब्राउज़र के अंदर क्या है, सारे टैब शो हो रहे हैं, ये एक टैब है, ये भी एक टैब है। तो हम चाहते हैं कि जो न्यू टैब के ऊपर हो हमारे टैब को वो कुछ ना करें। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं टारगेट का। हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है अपने ओपनिंग टैग के अंदर, यहाँ पे लिखना है टारगेट, और इसके अंदर हमने लिखना है ब्लैंक। तो ये जब लिखेंगे अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे तो अब जिस भी लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी वेबसाइट वैसे की वैसे रहेगी, और न्यू टैब के ऊपर आपकी न्यू जो है ना वो उस लिंक को ओपन करेगा। तो इसके आपकी वेबसाइट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे की वैसे रहेगी। पहले क्या होता था, वो हमारी पेज को रिफ्रेश करके दूसरी वेबसाइट को ओपन कर देता था। अब हमने देखना है कि इमेज कैसे लगा सकते हैं। तो इमेज लगाने के लिए हम क्या कहते हैं, इमेज का टैग यूज़ करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस चीज़ को मैं सारा को बल्कि यहाँ से पूरा रिमूव करता हूँ इसको। हमने इमेज लगानी है, तो इमेज लगाने के लिए हमारे पास इमेज का टैग होगा। तो मैंने बताया कि हमारे पास दो टाइप्स के टैग होते हैं, एक वो टैग जिसके अंदर कोई ना कोई कंटेंट होता है, और दूसरे होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो इमेज का जो टैग होता है वो हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता है। इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ इमेज का लिंक लगाना होता है। तो इसलिए इसमें हमने क्या करना है, इस टैग को जैसे स्टार्ट करना है उसी के अंदर क्लोज कर दें, तो ये हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग हो जाएगा। तो इमेज लगाने के लिए जो सबसे पहले एट्रीब्यूट हमें चाहिए होता है उसको कहते हैं सोर्स, कि हमने एक इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है हमारी। तो हमने लिखना होता है SRC, ये सोर्स का शॉर्ट फॉर्म है। तो आपने क्या करना है, ये एट्रीब्यूट का नेम लिखना है इक्वल लगा के। तो ये हमारा एट्रीब्यूट आ गया। इसके अंदर आपने वो लिंक देना होता है जहाँ पे हमारी इमेज पड़ी हुई है। तो हमारी इमेज इस फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है साइड पे, तो हमने उस फोल्डर का लिंक देना है। तो मैं कैसे दूंगा, ./ तो जैसे मैं ./ करूँगा वो क्या करेगा, हमारे फोल्डर के अंदर जाके जितनी फाइल्स होंगी सारी शो करवा देगा। तो मुझे चाहिए इमेज चाहिए, मैं इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या करेगा, हमारी इमेज लगा देगा। उसके बाद जो सेकंड एट्रीब्यूट होता है उसको कहते हैं अल्टरनेटिव। तो उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है हमारे पास ALT। तो हम ALT लिखेंगे तो वो क्या करेगा, अल्टरनेटिव। इसके अंदर हमने क्या करना है, इमेज का नेम लिखना होता है कि इमेज है हमारी भी ये कौन सी इमेज है। तो ये तब शो होती है जब अगर हम, मैंने बताया कि हमारे पास इमेज यूज़ करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम जो फोल्डर के अंदर इमेज पड़ी हुई है उसको लगा सकते हैं, और दूसरा मेथड होता है कि हम इंटरनेट से कोई भी लिंक कॉपी करके इमेज का तो वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो तभी हमारी इमेज लग जाएगी। तो उस केस में क्या होता है, अगर हमारा इंटरनेट नहीं आ रहा, तो इंटरनेट जब नहीं आ रहा तो हमारी इमेज शो नहीं होगी। अगर हमने इंटरनेट से इमेज का लिंक कॉपी किया होगा तो इंटरनेट ना आने के केस में हमारे पास इमेज शो नहीं होगी। तो उस केस में हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव जो होता है ना, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा होता है वो शो करवा देते हैं। मैं अभी यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। अब्दुल्ला की हुई है जी। तो उसकी आईडी फर्स्ट क्लास है आज। ये ईमेल तो हमारे फोल्डर में होती है ना जी। तो जब हम वेबसाइट लाइव करेंगे तो उस वक्त तो फिर कैसे होगा? मैंने दो तरीके बताए कि हमारे पास दो तरीके होते हैं इमेज को लगाने के। पहला तरीका है कि फोल्डर के अंदर जो इमेज पड़ी हुई है वो लिंक लगा दें, और दूसरा तरीका होता है हम इंटरनेट से कोई भी इमेज पकड़ के लगा दें। अगर फोल्डर वाली लगाएंगे तो इंटरनेट से कोई आपका ताल्लुक नहीं है, तब आपकी इमेज शो होगी, हमेशा शो होगी, क्योंकि आपके फोल्डर के अंदर इमेज पड़ी हुई है। लेकिन तो वो जब आप इंटरनेट को लाइव करते हैं ना, अभी क्या मैंने बताया कि हमारे पास वेबसाइट को ना दो तरीके होते हैं वेबसाइट को चलाने के। एक होता है हमारे पास लोकल इन्वायरमेंट, और एक होता है हमारे पास लाइव इन्वायरमेंट, ठीक है। लोकल में हमारे पास क्या है, अभी हमारी वेबसाइट जो है सिर्फ मेरे लैपटॉप के अंदर पड़ी हुई है, तो ये सिर्फ मेरे लैपटॉप के अंदर चलेगी और किसी के लैपटॉप के अंदर नहीं चल सकती। तो ये हमारे पास क्या है, लोकल इन्वायरमेंट हुआ। दूसरा इन्वायरमेंट होता है जैसे हम इंटरनेट पर जाके किसी भी वेबसाइट का लिंक देंगे तो वो वेबसाइट हमारे पास शो हो जाएगी। तो वो क्या होता है, उन्होंने वेबसाइट को होस्ट किया होता है, उसको कहते हैं लाइव इन्वायरमेंट। तो वहाँ पे उन्होंने वेबसाइट को होस्ट किया होता है, तो वेबसाइट को होस्ट करने के लिए हमें होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है। एक होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है, दूसरा हमें वेबसाइट का नेम परचेज करना पड़ता है, उसको कहते हैं डोमेन नेम। तो ये दो चीज़ें हमें परचेज करनी पड़ती है। तो जब आप होस्टिंग परचेज करते हैं उसके ऊपर आप ये पूरा फोल्डर अपना अपलोड करते हैं, उसके अंदर हमारी सारी फाइल्स भी होती हैं और सारी इमेजेस भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे अपलोड करते हैं, तब आपकी जो है ना इमेज वहाँ से शो होती है।
तो हमने क्या कि इमेज का लिंक भी लगा दिया और अल्टरनेटिव के अंदर लिख देंगे हमारी ये इमेज क्या है। आप कुछ भी इसका इमेज का नेम लिख सकते हैं। मैं अभी लिख देता हूँ कि ये हमारी टेस्टिंग इमेज है। तो ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। अब मैं वेबसाइट के ऊपर जाऊँगा और जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये क्या होगा, हमारे पास इमेज शो हो रही है। लेकिन आपने चीज़ याद रखनी है कि हमारा अल्टरनेटिव और इमेज का जो लिंक होता है ना, इन दोनों में से सिर्फ एक ही चीज़ शो होती है एट ए टाइम। जब हमारे इमेज के नेम के अंदर कोई इशू होगा तब हमें अल्टरनेटिव शो होगा, और जब हमें इमेज सही शो हो रही होगी तो हमें अल्टरनेटिव शो नहीं होगा। अभी क्या हो रहा है, हमें इमेज सही शो हो रही है क्योंकि हमने इमेज का लिंक सही दी हो, इसलिए हमें इमेज शो हो रही है। अगर मैं इमेज के नेम के अंदर कोई इशू कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसका नेम चेंज कर देता हूँ अगर, तो इस नेम से हमारे पास कोई इमेज नहीं पड़ी हुई। तो अब क्या होगा, अब जब मैं वेबसाइट को रिफ्रेश करूँगा मैं इसको, तो अब ये देखें हमारे पास जो हमने अल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हमें शो हो रहा है। तो इसका मतलब हमें इमेज के अंदर कोई इशू आ रहा है, तो इसलिए हमें इमेज शो नहीं होगी। तो जब इमेज शो नहीं होगी तो अल्टरनेटिव के अंदर जो टेक्स्ट लिखा होगा वो टेक्स्ट हमें शो हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं बैक करता हूँ। अब इमेज का मैंने लिंक सही दे दिया है, तो मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा तो मुझे अब ये जो सही ओरिजिनल वाली इमेज होगी वो शो हो रही है। तो HTML के अंदर हमारे पास जो इमेज के ना एक दो एट्रीब्यूट्स और होते हैं जिसकी वजह से हम इमेज को थोड़ा सा ना इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसकी विड्थ और हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं। विड्थ और हाइट होती है जो हमारे पास जो है ना इमेज इस तरीके से शो हो रही है जिसकी विड्थ है, और जो वर्टिकल शो हो रही है ये है इसकी हाइट है। तो हम क्या कहते हैं HTML के थ्रू इमेज की विड्थ हाइट भी चेंज कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, हमने अपने कोड के अंदर वापस है तो हमने यहाँ पर न्यू एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं। एक होता है हमारे पास विड्थ का एट्रीब्यूट, तो दूसरा होता है हमारे पास हाइट का एट्रीब्यूट। तो इस तरीके से आप क्या करना है, आप विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हैं। तो विड्थ और हाइट आपने देखना है कि हमारे पास जो होती है ना कंप्यूटर की स्क्रीन का जब मेजर करते हैं ना उसका जो यूनिट होता है उसको कहते हैं पिक्सल। कंप्यूटर की स्क्रीन हमेशा पिक्सल के अंदर मेजर की जाती है। हमारे पास LCD होगी या मोबाइल स्क्रीन होती है, ये सारी पिक्सल के अंदर मेजर की जाती है। पिक्सल क्या होते हैं, हमारे पास फ्रेम्स होते हैं छोटे छोटे, तो हर स्क्रीन का फ्रेम होता है, तो इसलिए मल्टीपल फ्रेम्स होते हैं, तो वो हमारे पास पिक्सल के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो जब आपने इमेज की कोडिंग के अंदर काम करना है तो आपने जो यूनिट लिखना होता है वो पिक्सल यूज़ करना होता है। हमने जब इसकी विड्थ इंक्रीज़ करनी है तो हम क्या करते हैं 500 लिखे, ये हमने जितनी हमें चाहिए होगी हमें विड्थ इसकी हमने लिखी, उसके बाद यूनिट लिखना पिक्सल का। पिक्सल लिखने के लिए हम क्या करते हैं PX यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट का जो है ना इमेज का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी ये हमारे पास इमेज छोटी सी शो हो रही है, मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो हमारे पास इमेज का साइज़ इंक्रीज़ हो गया। तो ये इसकी विड्थ इंक्रीज़ हुई है यानी कि ये हॉरिजॉन्टली इंक्रीज़ हुई है। हमने इसको वर्टिकली भी इंक्रीज़ करना है, यानी इसकी हाइट भी इंक्रीज़ करनी है। तो हाइट इंक्रीज़ करने के लिए हम हाइट वाले टैग के अंदर आके हाइट वाले जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर आएंगे और यहाँ पे इसकी हाइट लिख देंगे 300 पिक्सल लिख देते हैं। तो 300 पिक्सल लिखा हमने, इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें इसकी हाइट भी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है। अगर मैं इसको 400 पिक्सल कर देता हूँ, अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो इसकी हाइट और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो लेकिन जो है ना हमारे पास जब हम पिक्सल के साथ काम कर रहे होते हैं, यानी कि इमेज की विड्थ इंक्रीज़ करते हैं, तो हमारे पास जो इमेज की क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है। तो हमने देख के करना होता है कि हम कितनी इमेज की विड्थ और हाइट रखेंगे तो उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। तो अभी ये देखें जब इमेज हमने थोड़ी सी बड़ी की है तो इमेज ब्लर किस्म की शो होना शुरू हो गई है, यानी कि इमेज की क्वालिटी ख़राब हो गई है। तो हमें ये सारी चीज़ें देख के करनी पड़ती है कि हमने कितनी इसकी विड्थ हाइट रखेंगे तो इसकी पिक्सल ख़राब नहीं होगा। तो ये था हमारा, यहाँ तक हमने जो किया ये हमारा लास्ट लेक्चर था। अब हम कहते हैं न्यू लेक्चर आज वाला स्टार्ट करते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें सीखनी है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं इस वेबसाइट की एग्जांपल ही देख लेते हैं हम देखेंगे वेबसाइट के ऊपर कौन कौन से एरियाज़ होते हैं, किस एरिया को क्या कहते हैं और उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारी जो भी वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट का सबसे जो पहला जो पार्ट होता है जो सबसे टॉप पे शो होता है, इसको हम कहते हैं वेबसाइट का हेडर। ठीक है, मैंने बताया कि ये हमारे पास क्या होता है, हेडर टैग होता है, उसके बाद बॉडी होती है। तो बॉडी के अंदर भी हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ होती है उसको हेडर कहते हैं। हेडर होता है जो वेबसाइट का सबसे ऊपर मेन पार्ट होता है ना, जिसके अंदर है जो है ना वेबसाइट का नेम लिखा होगा या वेबसाइट की इमेज लगी होगी ना, तो वो हमारा हेडर का पार्ट होता है। तो हेडर के पार्ट के अंदर भी हमारे पास तीन चीज़ होती हैं। सबसे पहले जो लेफ्ट साइड होती है ना, यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट का जो आइकन लगा होता है, वेबसाइट का नेम लिखा होता है या वेबसाइट की पिक्चर लगी होती है, तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद जो राइट साइड होती है, यहाँ पे हमारे पास बटन्स लगे होते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपने रजिस्टर करना होता है, अकाउंट क्रिएट करना होता है, तो अकाउंट क्रिएट करने के जो बटन्स होते हैं ना वो राइट साइड पे होते हैं। उसके बाद जो सेंटर में चीज़ होती है ना, ये होती है मेन्यू हमारे पास। ठीक है, मेन्यू के अंदर हम सारे वो लिंक्स लगाते हैं या वो पेजेस लगाते हैं जो हमारी वेबसाइट के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। हमारी वेबसाइट पे जितने भी पेज होंगे ना, हम वहाँ मेन्यू के अंदर उनको लिखेंगे। तो जो हमारी जो लैंग्वेज होती है इसके अंदर हम इसको मेन्यू को कहते हैं नैब बार।
ठीक है। जब भी हमने मेन्यू लगानी है तो हम नैब बार लगाते हैं। तो ये क्या है ना, लिस्ट ही लगी हुई है हमारे पास, अनऑर्डर लिस्ट लगी हुई है, तो वो उसकी मदद से शो करवाएं। लेकिन क्या हुआ है, अनऑर्डर लिस्ट के साथ हमने CSS यूज़ की है, CSS यूज़ करके उसको थोड़ा सा स्टाइल करके इस तरीके से शो करवाएं। तो हम क्या करें, जब हम अपनी वेबसाइट को बनाएंगे तो हम भी उसके अंदर ही अपनी CSS को यूज़ करके इस तरीके से मेन्यू बनाना सीखेंगे। उसके बाद ये हमारे पास क्या मेन पेज है, यानी कि वेबसाइट को जब आप ओपन करते हैं जो सबसे पहले हमें पेज शो होता है वो हमारा मेन पेज होता है। तो उसको पेज को हम कहते हैं होम पेज कहते हैं या इंडेक्स पेज कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर सबसे पहले हेडर शो होता है हमारे पास, मेन्यू शो होगी, हमारे पास बटन शो होगी। उसके बाद जो सेकंड चीज़ होती है ना हमारे पास, जो सबसे पहले होम पेज पे शो हो रही है, इसको हम कहते हैं हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन होता है जो मेन सेक्शन होता है। अक्सर ही में जो वेबसाइट आप ओपन करेंगे वहाँ पर इस तरीके से हीरो सेक्शन होता है, लेकिन कुछ वेबसाइट पे होता है उन्होंने स्लाइडर लगाया होता है, यानी कि उसको करोजल भी कहते हैं, स्लाइडर भी कहते हैं, कि वो पर मल्टीपल स्लाइड शो हो रही होती हैं, वो ऑटोमेटिकली मूव हो रही होती है। तो ये सेकंड पेज है, जो सेकंड सेक्शन हो गया हमारे पास, इसको हम सेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ये जितने हैं ना, ये सारे अपने सेक्शन बनाने हैं, जो हम सीखेंगे सेक्शन कैसे बना सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हीरो सेक्शन है। होम पेज के ऊपर जो शो होता है ये हीरो सेक्शन होता है। इस तरीके से अगर मैं अबाउट पेज के ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे जो है ये इसका शो है, ये इसका हीरो सेक्शन है, लेकिन इसका साइज़ उससे कम है दूसरे पेज से। अब मैं एकेडमिक पेज के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पे मैं हमारे पास क्या है, सबसे पहले हीरो सेक्शन शो हो रहा है। तो हर पेज के ऊपर हमने क्या करना, हीरो सेक्शन बनाना होता है। कुछ वेबसाइट के अंदर हीरो पेज नहीं भी होता, लेकिन होम पेज के ऊपर लाजमी हीरो सेक्शन लगाते हैं, ठीक है। अपना होम पेज पर वापस है, इसको मैंने जैसे स्क्रॉल किया तो उसके बाद मेरे पास क्या आ रहा है, ये एक सेक्शन लगा हुआ है, यानी कि इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। इस तरीके से मेरे पास ये न्यू सेक्शन एक आ रहा है। तो ये क्या एक सेक्शन है जिसके अंदर हम क्या बता रहे हैं कि हमें आपने क्यों, यानी कि अपनी वेबसाइट के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से जैसे स्क्रॉल किया तो ये भी क्या एक सेक्शन है, यानी कि इसको कहते हैं लेटेस्ट अपडेट्स वाला सेक्शन। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी जो है ना न्यूज़ वगैरह शो कर जो है ना लिस्ट करने के लिए लगाया हुआ है। तो ये क्या है, इसका एक सेक्शन है, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट हम जाएंगे तो ये हमारे पास एक पर्सपेक्टिव या एजुकेशनल आर्टिकल्स का एक सेक्शन है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, पूरे को एक सेक्शन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जब नीचे मूव करते हैं तो जो लास्ट पे हमें जो शो हो रहा होता है ये हमारे पास फुटर होता है। जो सबसे ऊपर हमें चीज़ शो होती है वो वेबसाइट का हेडर होती है, और जो लास्ट पे हमें चीज़ शो हो रही होती है वो वेबसाइट का फुटर होता है। फुटर के अंदर हम क्या कहते हैं, अपने वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि वेबसाइट है क्या, उसका लिंक लगा के। उसके बाद जो वेबसाइट के पेजेस होते हैं ना, मेन पेजेस, कुछ जो मेन पेजेस होते हैं वो हम नैब बार के अंदर लगा देते हैं। जो एक्स्ट्रा पेजेस होते हैं जो हमने शो वैसे नहीं शो करवाने होते हैं नैब के अंदर, वो हम क्या कहते हैं फुटर के अंदर सारे शो करवा देते हैं। अभी आप देखें यहाँ पे पेजेस कम है, यहाँ पे पेजेस ज़्यादा लगे हुए हैं, तो जो एक्स्ट्रा पेजेस सारे होते हैं वो हम फुटर के अंदर शो करवा देते हैं। उसके बाद फुटर में हम क्या करते हैं, जो हमारे अबाउट अस, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारी वेबसाइट की वो शो करवा रहे होते हैं कि हमारा वेबसाइट का एड्रेस क्या है, वेबसाइट की ईमेल क्या है, वेबसाइट का फ़ोन नंबर क्या है। तो वो चीज़ हम क्या कहते हैं फुटर के अंदर शो करवाते हैं। उसके बाद एक चीज़ हमारे लास्ट पे लगी हुई है, इसको हम कहते हैं कॉपीराइट सेक्शन। कॉपीराइट सेक्शन के अंदर हम लिखते हैं कि हमने ये वेबसाइट किससे बनवाई थी, किस ईयर के अंदर बनवाई थी, वो चीज़ें डिटेल हम लगा देते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि 2026 में ये किसी भी बंदे ने वेबसाइट बनाई है, तो उन्होंने लिख दिया कि ये इस साल के अंदर ये वेबसाइट बनी हुई है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये एक हर वेबसाइट का एक मेन पार्ट होता है कि उसके अंदर ये सारे पार्ट्स होते हैं कि हमारे पास हेडर सेक्शन होता है, हीरो सेक्शन होता है, उसके बाद सारे हमारे पास सेक्शन लगे होते हैं। इस तरीके से मैं अगर कॉन्टैक्ट पे जाता हूँ तो कॉन्टैक्ट में क्या है कि सबसे पहले ऊपर हेडर लगा हुआ है, उसके बाद क्या है हमारे पास हीरो सेक्शन लगा हुआ है, उसके बाद जो है ना इसका मेन सेक्शन है, ठीक है। इसके अंदर उसका जो है ना उनकी वेबसाइट के बारे में लिखा हुआ है, इसका एक फॉर्म बना हुआ है। तो ये क्या, ये जो इस तरीके से हमारे पास चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हमारे पास फील्ड्स होती हैं, तो इसको हम कहते हैं एक फॉर्म बना हुआ है। तो ये आज के लेक्चर में हम ये फॉर्म बनाना भी सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, तो ये क्या लगा, मैप लगा हुआ है। इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी मैप लगा सकते हैं, वो भी हम सीखेंगे मैप कैसे लगाते हैं वेबसाइट के ऊपर। सर हमने तो मतलब जो सीखा वो आए सारे लेफ्ट साइड पे आए हैं सारे। क्या चीज़, हमने जो मतलब किया है क्या, सेंटर में फिर कैसे लेके आएंगे? वो जब CSS हम करेंगे, CSS के अंदर स्टाइल करेंगे, स्टाइल करके हम उसको जिस मर्जी वे में रखना चाहिए रख सकते हैं, CSS में होगा। HTML के अंदर आप इसको स्टाइल नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें स्टाइल करके उन्होंने लेफ्ट राइट पे की हुई हैं, लेकिन HTML के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें शो हो रही हैं वो सारी लेफ्ट साइड पे शो होंगी, क्योंकि ये सर HTML के जरिए भी तो कर ही सकते हैं, मेरे ख्याल में होता ही होगा कोई ना कोई टैग वगैरह कि उसको हम एक साइड वो होते हैं, लेकिन वो हम ज़्यादातर HTML वाले यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम CSS के थ्रू ना सारा स्टाइल करते हैं। HTML के थ्रू हो जाते हैं, लेकिन वो ना हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन थोड़ी हमारे पास जो है एक्सेस होती है, ज़्यादा एक्सेस नहीं होती। तो हम क्या कहते हैं CSS को यूज़ करके फुल एक्सेस को यूज़ करते हुए अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो सारा स्टाइल उसके जरिए करते हैं। वैसे जैसे हमने ये इमेज का साइज इंक्रीज़ किया, ये HTML के थ्रू किया है, तो इस तरीके से दूसरी चीज़ें भी हम HTML के अंदर कर सकते हैं, लेकिन हम जो है ना प्रेफर नहीं करते। प्रेफर जो होती है वो CSS होती है कि CSS यूज़ करते हुए सारा डिज़ाइन किया जाएगा हमारे पास। तो हम CSS जब सीखेंगे तो सारी वेबसाइट को डिज़ाइन करना भी सीखेंगे उसके साथ।
उसके बाद हमारे पास ये भी हो गया, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, अपनी वेबसाइट के अंदर सारे सेक्शन तो बना लिए हैं, सेक्शन नहीं अभी बल्कि बनाए, अभी हमने सारे टैग सीखे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सेक्शन बनाना सीखेंगे कि सेक्शंस कैसे बनाए जाती हैं। तो सेक्शन बनाने के लिए हमारे पास एक टैग जो होता है जिसको हम कहते हैं डिव का टैग। डिव का टैग ये होता है बॉक्स, किसी भी किस्म का बॉक्स बनाने के लिए या किसी किस्म की चीज़ों को रैप करने के लिए हमारे पास जो यूज़ होता है ना वो बॉक्स का टैग होता है। तो बॉक्स के टैग के लिए हम डिव का टैग यूज़ करते हैं, यानी कि बॉक्स की चीज़ों के लिए यूज़ करने के लिए हम डिव का टैग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि ये हमारे पास जो हेडिंग्स है ना ये सारी एक ही जो है ना पीरियड के अंदर होता है कि उसको स्टाइल करना हमारे पास ईजी हो, क्योंकि जब हमने स्टाइल करना होता है ना तो हमने कोड को इस तरीके से लिखना होता है कि उसको स्टाइल करना ईजी हो। इस तरीके से हमारे पास एक चीज़ होती है एसईओ। एसईओ होती है कि जब हम वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव करते हैं ना ताकि हर कोई उस वेबसाइट को एक्सेस कर सके, तो हमारी वेबसाइट गूगल के ऊपर रैंक करती है। तो हमने वो वेबसाइट को एसईओ इस तरीके से करनी होती है कि हमारी वेबसाइट गूगल के ऊपर सबसे ऊपर रैंक करे, ताकि हमारे अगर वेबसाइट का नेम लिखा है तो सबसे ऊपर हमारी वेबसाइट है, किसी दूसरे की वेबसाइट नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, एट्रीब्यूट जो यूज़ इस तरीके से करनी होती है कि हमारे पास जो वेबसाइट है उसकी एसईओ सबसे ज़्यादा हो, सबसे ऊपर हमारी वेबसाइट आ सके। तो फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हम ये जो हेडिंग है ना ये सारे एक ही डिव के अंदर रैप कर दें, उसके बाद पैराग्राफ सारे एक ही डिव के अंदर रैप कर दें। उसके लिए हम डिव का टैग यूज़ करेंगे। जैसे हम यहाँ पे हैं तो ये क्या हुआ है ना, एक सेक्शन बनाया हुआ है। तो सेक्शन बनाने के लिए हम इसको डिव के अंदर भी रैप कर सकते हैं। तो हम अभी तो डिव के अंदर रैप करेंगे, लेकिन इसका ना एक अच्छा वे भी होता है। तो पहले हम डिव सीखते हैं, उसके बाद जो अच्छा वे होता है उसको यूज़ करके इसको सीखेंगे उस अच्छे वे से कैसे बनाया जाता है इसको। तो हम अपनी वेबसाइट पर वापस आते हैं। हम सारे जो है ना डिव को इसको जो जितनी भी हेडिंग्स हैं इनको एक डिव के अंदर रैप कर देते हैं। तो डिव के अंदर रैप करने के लिए आपने क्या करना है, डिव का टैग यूज़ करना है। हमारे पास होता है DIV, तो ये एक डिव का टैग है। आपने इसके अंदर इसको रैप कर देना है। इसको क्लोजिंग टैग को हमने कट किया। हम चाहते हैं कि हम सारी हेडिंग्स इसके अंदर हैं, तो हमने हेडिंग के नीचे आके इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको स्पेस खत्म कर देता हूँ इस तरीके। तो ये हमारा क्या हुआ, एक सेक्शन बन गया, ठीक है। इस तरीके से आप मल्टीपल सेक्शन बना सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं पैराग्राफ जो होते हैं सारों को एक ही सेक्शन के अंदर रख दूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक सेक्शन न्यू बना लूँगा डिव का, और इसका ओपनिंग टैग भी लगाया, क्लोजिंग लगाया। क्लोजिंग को मैं कट किया और पैराग्राफ के नीचे आके पेस्ट कर दिया। बल्कि इस पैराग्राफ को मैं इसके अंदर टैप कर देते हैं। इसको मैंने जैसे ही सेव किया तो ये ऑटोमेटिकली ठीक होगी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक सेक्शन बन गया। इस तरीके से ये हमारे पास एक सेक्शन बन गया। ये हमारे पास क्या है, दो से सेपरेट सेक्शन बन गए। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है हमारे पास जो लिस्ट हो रही है ना ये भी एक सेक्शन के अंदर है। तो मैं इसको भी एक सेक्शन डिव के अंदर रैप कर दूँगा। मैंने इसका क्लोजिंग टैग कट किया यहाँ से और इसको URL के नीचे आकर पेस्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो है ना डिव ये हमारा पेरेंट बन गया, और ये इसके अंदर जितना भी कंटेंट होगा ये सारा इसका चाइल्ड बन जाएगा। तो इसको कहते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, यानी कि अब ये हमारे पास जो है ना मेन टैग बन गया है। तो जब हम इसको स्टाइल करेंगे CSS के थ्रू हम इसको स्टाइल करेंगे तो जो भी इसके अंदर हमारे पास जो है ना चाइल्ड इसके अंदर लिखे होंगे ना वो सारे को बस स्टाइलेबल आया हो जाएगा। अभी क्या होता है कि हमें जब CSS करेंगे ना तो उसके अंदर हम चीज़ें सीखेंगे कि हम सारे को स्टाइल कैसे कर सकते हैं, सिंगल को कैसे स्टाइल कर सकते हैं। तो उसमें चीज़ होती है कि अगर हमें डिव के अंदर नहीं रखेंगे तो हमें हर चीज़ को सेपरेट स्टाइल करना पड़ेगा। यानी कि HTML अगर हमने एक हेडिंग लगाई ना उसको सेपरेट हमें स्टाइल करना पड़ेगा, दूसरी हेडिंग को सेपरेट स्टाइल करना पड़ेगा, तीसरी हेडिंग को सेपरेट स्टाइल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हर टैग के लिए हमें स्टाइल जो है ना सेपरेट लगाना पड़ेगा। तो उसका जो बेस्ट वे होता है कि हमने क्या करना है, उसको एक डिव के अंदर रैप कर देना होता है। जब डिव में रैप करेंगे तो एक सेक्शन बनेगा, तो उस सेक्शन को हम जब स्टाइल करेंगे उसके अंदर जितने भी चाइल्ड होंगे ना उस सारे को बस स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो उसको स्टाइल करना भी ईजिली हो जाएगा हमारे पास। अब इससे क्या होगा, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। अब जैसे रिफ्रेश किया तो डिफरेंस कोई नहीं आया, चीज़ें सारी वैसी की वैसी हैं, लेकिन क्या होगा इसको स्टाइल करना बाद में इजी हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, डिव का टैग यूज़ कर लिया, ठीक है। इसके अंदर यानी कि सारे को रैप कर दिए, ठीक है। तो आपने जो भी काम करना है, जितने भी सेक्शन बनाने हैं आपने डिव के अंदर बनाने होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अच्छी अप्रोच की तरफ। अच्छी अप्रोच हमारे पास होती है इसको HTML की लैंग्वेज में कहते हैं सिमेंटिक टैग्स, ठीक है। अगर आपने एक नैप बार बनानी है, फॉर एग्जांपल ये वाली हेडर बनानी है, तो आप क्या करेंगे, एक डिव का टैग बनाएंगे, उसके अंदर ये सारा जो है ना डिव का कंटेंट लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हीरो सेक्शन बनाना है, आपने एक डिव बनाया, उसके अंदर सारा कंटेंट लिख दिया, तो हमारा भाई एक सेक्शन बन गया। उसके बाद हमने अबाउट का सेक्शन बनाना, हमने डिव लगाया, उसके अंदर सारा कंटेंट लिख दिया, तो हमारा डिव का सेक्शन बन जाएगा। फूटर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, फूटर का एक डिव बनाएंगे, उसके अंदर फूटर का कंटेंट लिखेंगे, तो हमारा फूटर का सेक्शन बनेगा, उसको इन सारों को स्टाइल करना ईजी हो जाएगा। लेकिन जब हम SEO करते हैं ना, SEO में हमारे पास जो डिव का टैग होता है ना वो हमारे पास इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जब SEO करनी होती है ना हमें सिमेंटिक टैग यूज़ करने होते हैं। सिमेंटिक टैग क्या होते हैं, सिमेंटिक टैग होते हैं कि ऐसे टैग हमने यूज़ करने का हमें टैग के नेम से पता चलेगा ये किस चीज़ के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो जब हमने सेक्शन बनाना है तो सेक्शन के लिए हमने सेक्शन का सिमेंटिक टैग यूज़ करना है।
तो यानी कि हमने क्या करना है, जो जो div का टैग यूज़ किया है ना, इसको हमने कन्वर्ट कर देना है सेक्शन के अंदर। तो सेक्शन का टैग बनाने के लिए हमने क्या करना है, सेक्शन लिखना होता है। तो ये लिखेंगे, यानी कि काम ये वही करेगा जो div कर रहा था। लेकिन क्या होगा कि जब हमारे पास जो SEO इसकी होगी, या इसको जब इंटरनेट पे लाइव करेंगे तो गूगल इसको इजीली रीड कर सकेगा कि ये हमारे पास सेक्शन है, ये हमारे पास हेडिंग है। तो नेम से इसको पता चलेगा ये हमारे पास सेक्शन किस लिए यूज़ हो रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास SEO करना इसकी ईजीली हो जाती है। इस तरीके से जब आपने सेकंड सेक्शन बनाना है तो आपने क्या करना है, उसके नीचे लिख देना है सेक्शन, यानी कि div को कन्वर्ट कर देना है अपने सेक्शन के अंदर। इसको मैं अगर शुरू से बताऊँ कैसे लिखना है, आपने क्या करना है, ओपनिंग टैग लगाया सेक्शन और उसको क्लोजिंग टैग लगाया। तो इस तरीके से आप सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे div चाहिए होगा वहाँ पे आप div यूज़ कर लेंगे, जहाँ पे सेक्शन चाहिए होगा वहाँ पे सेक्शन यूज़ कर लेंगे। लेकिन अच्छी अप्रोच ये है, आपने जो भी सेक्शन बनाना है उसके लिए अपने सेक्शन का कीवर्ड यूज़ करना है या सेक्शन का टैग यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेक्शन लगा देंगे। जब आपने हेडर बनाना है, हेडर बनाने के लिए जो आपने div का टैग नहीं यूज़ करना, आपने हेडर बनाने के लिए हेडर का टैग यूज़ करना है। इस तरीके से अगर जब आपने फूटर बनाना है तो फूटर बनाने के लिए आपने फूटर का टैग यूज़ करना है। हीरो सेक्शन बनाना है तो हीरो सेक्शन के लिए आपने सेक्शन का टैग यूज़ करना है। इस तरीके से हमारे पास एक चीज़ होती है, मैं इसको लोकल करता हूँ। ये हमारे पास जो मेन्यू शो हो रही है लेफ्ट साइड पे, इस मेन्यू को हम कहते हैं साइड बार। तो हम क्या कहते हैं, वेबसाइट के अंदर साइड बार भी बना सकते हैं। आपने अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा जब आप किसी को पेजेस को ओपन करते हैं, मैं अगर यहाँ से तो ये देखिए हमारे पास इस तरीके से भी एक साइड बार शो हो रही है। इस पेज में क्या है, हमारे पास लेफ्ट साइड पे साइड बार शो हो रही है, इस पेज में हमारे पास राइट साइड पे शो हो रही है। तो हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर साइड बार्स भी बना सकते हैं। साइड बार होती है कि या लेफ्ट साइड पे होगी या राइट साइड पे होगी। तो साइड बार बनाने के लिए जो हम सिमेंटिक टैग यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं असाइड। हम क्या कहते हैं, अभी सारी चीज़ें लगा के सीखते हैं। हम अपने कोड में वापस आते हैं। तो मैंने बताया कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हेडर सेक्शन होता है। तो हेडर सेक्शन के लिए हमने क्या करना है कि सेक्शन बनाना होता है। तो सेक्शन बनाने के लिए या हम सेक्शन का टैग यूज़ कर सकते हैं या div का टैग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया कि हमने सिमेंटिक टैग इसको यूज़ करना है। सिमेंटिक टैग ऐसे टैग जिसको हमारा गूगल जो है ना ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। तो हमने इसी तरीके से टैग सारे सिमेंटिक यूज़ करने हैं। तो जब हमने हेडर बनाना है तो हमने क्या करना है, हेडर का टैग यूज़ करना है। तो हेडर टैग के अंदर जितना भी कोड लिखा होगा तो गूगल को पता चल जाएगा कि ये हमारे पास वेबसाइट का हेडर है। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर इस कंटेंट लिखना है। तो वेबसाइट के हेडर के अंदर मैंने बताया कि हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। एक जो है ना वेबसाइट का लोगो होता है, उसके बाद राइट साइड पे बटन्स होते हैं, और लेफ्ट जो सेंटर में हमारे पास होती है नेविगेशन बार होती है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कि यहाँ पे लगा लेता हूँ, हम H1 लगा लेते हैं। अभी इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, वेबसाइट का नेम लिख देता हूँ HTML। ये हमारी वेबसाइट का फॉर एग्जाम्पल नेम है। उसके बाद मैंने बताया कि सेंटर में हमारे पास क्या होती है, मेन्यू होती है। तो मेन्यू लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ करते हैं। और इसके अंदर मैं लिस्ट आइटम लगा लेता हूँ। लिस्ट आइटम यानी कि हर मेन्यू के आइटम्स होंगे। इसके अंदर हमने पेजेस लिखने होते हैं कि सारे हमारी वेबसाइट के अंदर कौन कौन से पेज होंगे। और पेजेस लगाने के लिए मैंने बताया कि पेजेस के अंदर हम लिंक यूज़ करते हैं। लिंक लगाने के लिए हमने क्या करना है, एंकर टैग यूज़ करना है। तो ये मैं इसको रिमूव करूँगा, यहाँ पे ए वाला टैग यूज़ कर लेंगे। और इस ए वाले टैग के अंदर हमने अपने पेज का नेम लिख देना है। यहाँ पे होता है हमारे पास href के अंदर हम उस पेज का लिंक पेश करते हैं कि जिस पेज को हमने लगाना है। तो हम क्या करते हैं, अभी पेजेस बनाना भी सीखेंगे, ठीक है। सेकंड मेरे पास बनाऊंगा मैं अबाउट का पेज बनाऊंगा एक, जहाँ पे हमने लिख देना है href, और दूसरा हमारा अबाउट का पेज। इसी तरीके से हम थर्ड पेज बना लेते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट का पेज। तो ये हमारे वेबसाइट के अंदर हम 3 पेजेस रखना चाह रहे हैं। अभी हम इसको href करते हैं। तो ये हमने क्या किया, अपनी वेबसाइट के अंदर 3 पेजेस ऐड कर दिए एक मेन्यू बना के। उसके बाद हमने क्या, मैंने बताया कि हमारे पास जो हेडर के अंदर राइट साइड पे चीज़ें होती हैं उनको हम बटन्स कहते हैं। तो बटन सारे लगाए जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, बटन लगाना भी सीख लेते हैं। तो बटन लगाने के लिए हमने क्या करना है, बटन का टैग यूज़ करना है। हम क्या करेंगे, टैग को स्टार्ट करेंगे, बटन। तो बटन लगा लिया, बटन के अंदर हमने उसका नाम लिखना है। इसका हम लिख देते हैं लॉगिन। इस तरीके से हम एक बटन और लगा लेते हैं, इसको रख देते हैं रजिस्टर। तो ये हमने क्या किया, हेडर बनाना सीख लिया। अभी के लिए हम अगर HTML के अंदर इस तरह हेडर बनाएंगे मैं वेबसाइट पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो
अभी हमें ये इस तरीके से शो हो रहा है हेडर, ठीक है। ये हमारा एक हेडर बन गया, उसके अंदर वेबसाइट का नेम भी आ गया, हमारे पास वेबसाइट की मेन्यूज़ भी आ गई, यानी कि उसके पेजेस भी आ गए और बटन्स भी आ गए। अभी इस तरीके से शो हो रहा है, लेकिन जब हम CSS करेंगे तो CSS में हमारी HTML इतनी ही रहेगी, लेकिन CSS में हम जब इसको स्टाइल करेंगे तो हमारा जो हेडर है वो इस तरीके से बन जाएगा जैसे अभी शो हो रहा है। ये हमारे को ऊपर हेडर शो हो रहा है ना, लेफ्ट साइड पे हमारे पास आइकन आ रहे हैं, सेंटर में हमारे पास मेन्यू आ रही है और राइट साइड पे बटन आ रहे हैं। तो इससे CSS को स्टाइल करके हम बिल्कुल सेम टू सेम इस तरीके से बना लेंगे, लेकिन उसकी जो HTML होगी वो HTML इसी तरीके से रहेगी। इतनी HTML लिखेंगे तो आपका एक हेडर बन जाएगा। तो देखिए CSS के बगैर ये इस तरीके से शो हो रहा है, और जब CSS होगी तो इस तरीके से शो हो जाएगा। यानी कि हमें CSS कितनी पावरफुल चीज़ है, वो हमारे स्ट्रक्चर को कितनी ब्यूटीफुल चीज़ के अंदर कन्वर्ट कर देती है। तो ये हमारा बन गया एक क्या कहते हैं हेडर बन गया, ठीक है। इस तरीके से जब आपने क्या करना है, मैंने बताया कि हमारे पास हीरो सेक्शन है, तो हीरो सेक्शन में आने के लिए आपने सेक्शन का टैग यूज़ करना है। तो हीरो सेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, या इमेज लगा के यूज़ करते होते हैं, या हम कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हो। हम क्या करते हैं, अभी ही एक सेक्शन यूज़ करते हैं, उसके अंदर इमेज लगा लेते हैं, इमेज को एज ए हीरो सेक्शन रख लेते हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक इमेज लगा लेते हैं और उसको ही एज आ हम सेक्शन रख देते हैं SRC। और इसके अंदर हम वही जो इमेज पहले लगाई हुई है हम वही रख लेते हैं अपनी इमेज, और इसकी विड्थ हम रख देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं 1200 पिक्सल। हमारे पास जो स्क्रीन की फुल विड्थ होती है ना, जो मिनिमम ये 12 पिक्सल होती है, 1200 पिक्सल होती है। तो जैसे मैं अगर इसको करूँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा तो हमारे पास ये इतनी बड़ी इमेज होगी। तो ये हमारा बन गया हीरो सेक्शन बन गया। तो हीरो सेक्शन बनाने के लिए आपने क्या करना है, सेक्शन का टैग यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हीरो सेक्शन बन गया। हीरो सेक्शन के बाद हमारे पास मल्टीपल सेक्शन और आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे बने हुए हैं। ये उन्होंने का वाई चूजर्स का सेक्शन बनाया हुआ, आप इस तरीके से सेक्शन बना सकते हैं। इसके बाद ये हमारा लेटेस्ट अपडेट का सेक्शन है। इस तरीके से आप सेक्शन का टैग यूज़ करके उसके अंदर ये सारा कंटेंट लिख के आप इस तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल्स के लिए आपने क्या करना है, एक सेक्शन का टैग यूज़ करना है, उसके अंदर जो चीज़ें लिखेंगे वो सेक्शन के इस तरीके से टैग बना सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से सेक्शन बना सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट आ गया फूटर का टैग। तो आपने क्या करना है, फूटर के बनाने के लिए जैसे हमने हेडर बनाने के लिए हेडर का टैग यूज़ किया है, इस तरीके से हमने फूटर बनाने के लिए फूटर का टैग यूज़ करना है। सर ये हम डिव लगाने या सेक्शन लगाने की चीज़ है? डिव या सेक्शन चीज़ तो एक ही है, काम इनका सेम है, लेकिन जो होता है ना डिव हमारे पास वो SEO के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जो सेक्शन टैग है ये SEO के लिए अच्छा है। तो हमने जब SEO चाहते हैं, अगर तो आपने वेबसाइट को अपने लोकल सिस्टम में रखना है तो आप डिव लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन जब आपने वेबसाइट को पब्लिश करना है ना, तो आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट इंटरनेट में सबसे ऊपर आए, जब आप उसका नेम सर्च करें, तो तब आपने क्या करना है, सिमेंटिक टैग यूज़ करने होते हैं। सिमेंटिक टैग जब यूज़ करते हैं, सिमेंटिक टैग ये सेक्शन जो है सिमेंटिक टैग है। सिमेंटिक टैग ऐसे होते हैं जिसको इंटरनेट जो होता है ना, गूगल जो होता है ना, वो अच्छे तरीके से जो है ना रिकॉग्नाइज कर लेता है, यानी कि उसको पता होता है कि ये सेक्शन कौन सा लगा हुआ, तो वो सेक्शन टैग को अच्छे से रीड कर लेता है। तो अगर आपने वेबसाइट को लाइव करना है तो आपने सेक्शन टैग यूज़ करना है। बेस्ट अप्रोच यही होती है कि आपने अच्छी चीज़ों को यूज़ करना होता है। तो जो हमारे सिमेंटिक टैग होते हैं ये SEO के लिए अच्छी होती है। तो आपने जब भी SEO करनी है अपनी वेबसाइट की या अपनी वेबसाइट को पब्लिश करना है तो आपने सिमेंटिक टैग के लिए सेक्शन वाला टैग यूज़ करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हमारे सिस्टम में चले तो तब आप डिव का टैग भी यूज़ कर सकते हैं। काम नहीं किया काम दोनों का सेम है। इसी के से जब आपने फूटर बनाना है तो फूटर बनाने के लिए आपने फूटर का टैग यूज़ करना है। ये हमारे पास होगा फूटर, ठीक है। फूटर का नाम नेम से उसको टैग को स्टार्ट किया, नेम को क्लोज कर दिया, और इसके अंदर सारे वो आ जाएंगे चीज़ें हमारे पास जो यहाँ पे लगी। अभी ये उन्होंने क्या किया है, इसके अंदर फूटर बनाया हुआ है, इसके अंदर कॉलम्स बनाए हुए हैं। हमारे पास एक चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। हमारी जो पूरी स्क्रीन होती है ना, इसको 12 कॉलम्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। HTML का ये फॉर्मेट है, ये 12 फॉर्मेट्स होते हैं, 12 रोज होती है, 12 रोज कह रहा हूँ, 12 कॉलम्स होते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, हमारे 12 रोज को डिवाइड किया हुआ है 4-4 कॉलम्स के अंदर। यहाँ पे हमारे क्या शो हो रहे थे, हमें टोटल 4 कॉलम शो हो रहे हैं। एक ये हमारे पास कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है। तो उन्होंने क्या किया, 12 को डिवाइड किया 4 पे, तो हमारे पास बनती है 3 कॉलम्स बनती है। यानी कि कोड के अंदर हम 3 कॉलम लिखेंगे, तो जब इसका इंटरफेस शो होगा तो ये हमारे पास 4 कॉलम के अंदर शो होगा। तो ये जब हम जाएंगे ना CSS के अंदर या इसके इंटरफेस के अंदर, उसके फ्रेमवर्क के अंदर जाएंगे, तो वहाँ पे चीज़ें अच्छे तरीके से समझेंगे। क्योंकि वहाँ पे जब हमने बड़े बड़े कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं या खुद कंपोनेंट्स बना के CSS में बनाने हैं, तो तब जब हम काम करेंगे तो तब हम कॉलम सीखेंगे। HTML के अंदर वैसे ये कॉलम का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, लेकिन जो CSS के अंदर या बूटस्ट्रैप जो इसका फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और एक लोगो लगा के या टाइटल का नेम लिखा हुआ है उन्होंने वेबसाइट का। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फूटर के अंदर आके एक सबसे पहले एक नेम लिख लेते हैं अपना, HTML वेबसाइट।
इस तरीके से उन्होंने एक नीचे टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, तो हम क्या कहते हैं इस टेक्स्ट को भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे पी टैग लगा के पी टैग्स के अंदर टेक्स्ट लिख देंगे, वो टेक्स्ट सारा हमारा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने क्या किया है, ये एक मेन्यू लगी हुई है। जब भी आपको यहाँ पे पॉइंट शो हो रहे होंगे या नंबर शो हो रहे हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, तो आपने क्या करना है, उसके लिए हमेशा लिस्ट लगानी है। अगर नंबर शो हो रहे होंगे तो उसके लिए आपने ऑर्डर लिस्ट लगानी है। तो अगर आपको ये पॉइंट शो हो रहे होंगे, इसका मतलब है इन्होंने अनऑर्डर लिस्ट लगाई हुई है। तो हम क्या करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट लगाएंगे। मैंने क्या अनऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट किया और इसके अंदर हमने क्या करना है, एल आई लगा देना है। तो ये अभी क्या है, हमारे पास ये सारे लिंक्स हैं। जब भी लिंक लगाना है आपने एंकर टैग यूज़ करना है। लेकिन अगर वैसे लिस्ट बनानी है तो लिस्ट बनाने के लिए आप एल आई को यूज़ करके सिंपल वैसे लिख देंगे। लेकिन जब भी आपने एल आई के अंदर लिंक लगाना होगा, तब आपने हमेशा उसके अंदर एंकर का टैग लाजमी लगाना है। तो अभी ये क्या है, हमारे पास फूटर के अंदर जो शो हो रही होती है, हेडर के अंदर शो हो रही होती है, ये हमारे पास सारी लिंक्स होती हैं। तो जब भी आपने हेडर के अंदर फूटर के अंदर लिस्ट को यूज़ करना है, तो हमेशा आपने एल आई के अंदर एंकर टैग को भी यूज़ करना है। हम फॉर एग्जाम्पल ये बने हुए हैं, हम सेम यही पेजेस बना लेते हैं। ए का टैग यूज़ किया, इसके अंदर मैंने बताया कि हमें HREF लाजमी देना होता है। HREF हमारे पास क्या होता है, उसका रेफरेंस होता है कि हमने ये किस लिंक के ऊपर मूव करना है, इसके क्लिक के ऊपर। अबाउट अस है हमारे पास, अबाउट अस लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड एक लिंक बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मिशन। यहाँ पे हमने इसका बताना है HREF बताना है। इसी तरीके से हम ये तीसरा भी एक बना लेते हैं, 3 काफ़ी हैं अभी के लिए। एल आई यहाँ पे हमने एक एंकर टैग लगा दिया और इसका नाम रख देते हैं ये हो गया हमारे पास। तो अभी हमने क्या किया है, इस तरीके से एक मेन्यू बना लिया। यहाँ पे पेजेस ज़्यादा है, हमने सिर्फ अभी 3 पेजेस लगाए। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए एंड पे आ गया। आपने ये हमेशा ही एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आपने हेडर लगाना है, आपने हमेशा सबसे ऊपर, जब बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे, बॉडी के अंदर सबसे ऊपर आपने हेडर लगाना है। उसके बाद जितने भी सेक्शन होंगे वो सेक्शन हेडर के बाद आएंगे। और जो फूटर सेक्शन होता है, फूटर वाला हमने काम करना है वो सबसे एंड पे करना होता है, क्योंकि फूटर हमेशा जो होता है वेबसाइट के एंड पे आता है। तो आपने जो भी काम करना है हेडर और फूटर के अंदर लिखना होता है। सबसे पहले आपने हेडर वाला टैग लगा देना है, उसके अंदर हेडर वाले सारे काम हो जाएंगे। और एंड पे आपने फूटर का लगा के फूटर का सारा काम कर देना है। उसके बाद जितने भी इसके अंदर सेक्शन होंगे वो सारे आपने हेडर और फूटर के सेंटर में लिखने होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया। जैसे हमने ये काम किया है, हमने क्या किया, सबसे ऊपर अपना जो है ना हेडर लगाया है। इसको एकदम क्लोज कर दूँ। ये देखिए बॉडी टैग मैंने स्टार्ट किया था, बॉडी के अंदर सबसे ऊपर मैंने हेडर लगाया था और सबसे एंड पे मैंने फूटर लगाया था। सर ये हेडर और फुटर को भी सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने बताया कि बेस्ट अप्रोच हमने यूज़ करनी है। हेडर और सेक्शन फूटर के लिए हमने जो है ना हेडर और फूटर का टैग यूज़ करना है, और बाकी चीज़ों के लिए हमने सेक्शन का टैग यूज़ करना है। इसी तरीके से जो मैंने बताया ना साइड बार हमने बनाते हैं, साइड बार के लिए हम डी भी यूज़ कर सकते हैं, हम सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसका जो सिमेट्री टैग होता है साइड बनाने के लिए हमने वो उसका यूज़ करना है, उसको हम कहते हैं असाइड। ये उसके लिए हमारे पास टैग यूज़ होता है असाइड का, ASID। ठीक है, ये टैग यूज़ होता है। तो जब साइड बार होती है उसमें भी हमेशा ये हमारे पास जो है ना अनऑर्डर लिस्ट यूज़ की जाती है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे पास सारे लिंक्स होते हैं। मैं जैसे अगर यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये क्या है, हमारे पास सारे लिंक्स लगे हुए हैं, लेकिन उनको डिज़ाइन इस तरीके से किया हुआ है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है इस मेन्यू को। तो ये भी है और अनऑर्डर लिस्ट ही है। इसी के फूटर के अंदर भी अनऑर्डर लिस्ट है, लेकिन उसको डिफरेंट डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे भी साइड बार शो हो रही है, इसके अंदर भी है ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट, लेकिन उसको डिफरेंट डिज़ाइन किया हुआ है। तो अगर आपने इस तरीके से हमने साइड बार बनानी हो तो आपने साइड का जो है ना टैग यूज़ करना है। हेडर बनाना हो तो उसके लिए हेडर का टैग यूज़ करना है, फूटर बनाना हो उसके लिए फूटर का टैग यूज़ करना है। और जो बाकी हमारे पास टैग्स होते हैं, जो जितने सेक्शन होंगे उसके लिए आपने हमेशा सेक्शन का टैग यूज़ करना है। ये क्या है, सारे सिमेंटिक टैग्स हैं। अगर आप यूज़ नहीं करेंगे, आपका डिव के टैग के साथ भी आपका सारा काम हो जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, बेस्ट अप्रोच यूज़ करनी है। तो बेस्ट अप्रोच में आता है आपने जो टैग जो हम यूज़ करना है ना उसके लिए उसका नेम वाला टैग यूज़ कर देना है। अगर हेडर बनाना है उसके लिए हेडर का टैग यूज़ कर लिया, फूटर बनाना है उसके लिए फूटर का टैग यूज़ कर लिया। अगर साइड बार बनानी है तो हमने असाइड का टैग यूज़ कर लिया, जैसे हमने ये यूज़ किया। तो इसके लिए अंदर अगर हमने साइड बार बनानी है तो हम क्या करेंगे, साइड का टैग यूज़ किया, इसके अंदर हमने क्या अनऑर्डर लिस्ट लगा ली, उसके अंदर हमने LI लगा लिया, उसके अंदर हमने A भी लगा लिया, एंकर टैग भी लगा लिया, इसके अंदर HREF। अगर मैं यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ओवरव्यू है, एप्लीकेशन है, स्टूडेंट मैनेजमेंट है, मैं ये लिख लेता हूँ
हमारे पास सबसे पहले आ गया ओवरव्यू। इसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन है। एक चीज़ आपने और नोट करनी है, अभी मैंने ये हमारे पास जितनी भी हमने एंकर टैग बनाए हैं मैंने सारे HREF एम्प्टी छोड़े हैं, लेकिन अब जब हमने पहले बनाए थे यहाँ पे अगर हमने बनाया था ऑर्डर लिस्ट के अंदर तो यहाँ पे हमने क्या किया HREF के अंदर लिंक दिया था। तो जब आप HREF के अंदर लिंक देंगे तो उस पर जब क्लिक करेंगे आप किसी भी एंकर टैग के ऊपर तो वो उस लिंक के ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर आप इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं तो एम्प्टी छोड़ने से क्या होगा, इस लिंक के ऊपर क्लिक करने से आपको कोई फ़र्क नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, हमने क्या किया, अभी ये साइड लगाई है, मैं इसको रिफ्रेश किया तो ये यहाँ पे शो हो रही है। तो ये हमारे पास मैंने शो तो हो रही है, लेकिन मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा देखें कुछ भी नहीं हुआ, उसी वेबसाइट के ऊपर रहा। फिर मैंने क्लिक किया कुछ भी नहीं हुआ, उसी वेबसाइट के ऊपर रहा, क्लिक किया कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने जो हमने ये नीचे पेजेस लगाए थे इसके अंदर हमने HREF के अंदर लिंक लगाया था। तो जब आपने HREF के अंदर लिंक लगा देंगे तो उस पर क्लिक करने पर वो उस लिंक के ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर HREF को आप एम्प्टी छोड़ देंगे तो उसके लिंक के क्लिक के ऊपर वो किसी पेज पर नहीं जाएगा, आपकी वेबसाइट के ऊपर ही रहेगा। तो लेकिन जब भी HREF लगाते हैं उसके अंदर लिंक हमेशा लगाते हैं, लेकिन अभी हमारे पास लिंक कोई है नहीं, इसलिए हमने वैसे लगाना सीख लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सिमेंटिक टैग्स। अब हम सीखेंगे कि हम फॉर्म कैसे बना सकते हैं। तो फॉर्म के लिए हम सेपरेट पेज बनाना सीखते हैं। हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये हमारे पास इस पेज के अंदर कोड काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो हम फॉर्म के लिए क्या करेंगे, सेपरेट फाइल बनाएंगे। तो जैसे मेरे पास ये इंडेक्स वाली फाइल बनी हुई है, यहाँ पे एक न्यू फाइल बना दूँगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो न्यू फाइल बन जाएगी। इस फाइल का मैं नाम रख देता हूँ फॉर्म। तो मैंने बताया HTML के अंदर जितना भी काम करना है आपने हमेशा उसकी एक्सटेंशन रखनी होती है .html। तो इसकी एक्सटेंशन में रखूँगा .html। एंटर किया सर क्वेश्चन था क्या चीज़? क्वेश्चन था सर एक कि जो हम लिस्ट यूज करते हैं HTML के अंदर कितनी टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स के होता है हमारे पास। एक होती है लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, और एक दूसरी होती है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। उनकी बाद में टाइप्स होती हैं, उन टाइप्स को चेंज किया जा सकता है। लेकिन टोटल जो हमारे पास टाइप होती है वो 2 होती है, एक ऑर्डर लिस्ट होती है और एक अनऑर्डर लिस्ट होती है हमारे पास। सर डेफिनेशन लिस्ट भी तो होती थी एक। डेफिनेशन लिस्ट होती है, लेकिन वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती है हमारे। जो मेनली यूज़ होती है वो हमारे पास UL और LI यूज़ होती है। डेफिनेशन लिस्ट होती है वैसे, ये हमारे पास आ गई, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी ये इस तरीके से, इसको हम अगर ट्राई आउट करते हैं तो ये देखिए डेफिनेशन लिस्ट में क्या होता है, उस लिस्ट का आप नेम भी लिख सकते हैं। जैसे हमने ये DL यूज़ किया, ऑर्डर लिस्ट के लिए आपने OL यूज़ कर लिया, अनऑर्डर लिस्ट के लिए आपने UL यूज़ कर लिया। तो डेफिनेशन लिस्ट के लिए आपने क्या करना है, DL यूज़ कर लेना है। तो इससे क्या होगा, डेफिनेशन लिस्ट यूज़ करने के लिए आप DL का टैग यूज़ करेंगे तो ये लिस्ट का पेरेंट हो गया। इसके बाद इसमें एक फ़र्क क्या होगा, ऑर्डर लिस्ट में अनऑर्डर लिस्ट में ये चीज़ नहीं होती। डेफिनेशन लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट का जो है ना टाइटल भी लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, तो टाइटल लिखने के लिए आपने DT यूज़ करना है। जैसे DT यूज़ करेंगे तो ये क्या है, मैंने कॉफ़ी लिखा तो क्या करना है, उसने लिस्ट इस तरीके से बना दी। अक्सर आपने क्या कहता है, जब आप असाइनमेंट्स वगैरह देखी होंगे तो उसमें इस तरीके से हमारे पास कंटेंट लिखा होता है। लेकिन HTML में हमारे पास ये चीज़ बहुत कम यूज़ होती है। हमने वो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट जो वही 2 ज़्यादा यूज़ होती है, जो डेफिनेशन लिस्ट से कम यूज़ होती है। लेकिन इसका ये फॉर्मेट ये है, हम इसको भी खुद लिख के एक दफ़ा सीख लेते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूँ। हमारे पास ये लिस्ट वाला सेक्शन, तो हम इसके अंदर ये न्यू लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे DL लगाने के लिए आपने DL लिखेंगे तो ये हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट बन गई। और इसके अंदर आप क्या कहते हैं, DT लिखेंगे तो ये इसका टाइटल आ जाएगा। मैं इसको लिख देता हूँ सेक्शन कॉफ़ी लिख लेते हैं। इसके बाद सेकंड हमारे पास है DD, ठीक है। और यहाँ पे आप जो कंटेंट लिखेंगे वो उस डेफिनेशन लिस्ट का कंटेंट बन जाएगा। दिस इस जगह अगर आपने दूसरी डेफिनेशन लिस्ट बनानी होगी तो आप DT लिखेंगे, ये हमारे पास होगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लिख देता हूँ DD लिखेंगे, दिस इज फूड, ये हो गया हमारा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे आके
तो ये देखिए इस तरीके से डेफिनेशन लिस्ट बन गई। लेकिन मोस्टली जो यूज़ होती है वो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट यूज़ होती है। डेफिनेशन लिस्ट हमारे पास बहुत कम वेबसाइट के अंदर यूज़ की जाती है, लेकिन एग्जिस्ट करती है HTML के अंदर, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेट भी हमने देख लिया कि इस तरीके से कैसे लिखा जा सकता है इसके अंदर। अब हो गई हमारे पास फॉर्म के लिए जाते हैं। तो हमने क्या किया, फॉर्म वाली पेज पे आए तो हम क्या करें, मैंने बताया कि जब भी HTML वाली फाइल स्टार्ट करनी है उसके अंदर हमने बेसिक कंटेंट, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो लाजमी लिखना पड़ेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए हम सबसे पहले उसकी बताएंगे टाइप क्या होनी थी। टाइप हमेशा आपने बतानी है HTML, क्योंकि HTML के अंदर काम करें तो उसके डॉक्यूमेंट की टाइप हमारे पास HTML है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, HTML वाला टैग स्टार्ट किया और HTML वाला टैग क्लोज कर दिया। जितना भी काम करना है हमें इस टैग के अंदर करना है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास होती हैं दो चीज़ें होती हैं, हेडर होता है, हेड होता है टैग होता है, और हमारे पास बॉडी टैग होता है। हेड हो गया हमारे पास, यहाँ पे आ गई बॉडी, ठीक है। अब हेड के अंदर आप लिखेंगे, उसका आइकन भी लगा सकते हैं और उसका टाइटल भी लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने ये पेज पहले बनाया है, हम इन दोनों फाइलों को लिंक करना भी सीखेंगे कि कैसे लिंक कर सकते हैं। तो जब फाइलों को लिंक करना है तो हमें इसका जो है ना आइकन लगाने की जरूरत नहीं है, हम आइकन रहने देते हैं। इसका टाइटल लिख लेते हैं सिर्फ HTML फॉर्म, और बॉडी टैग के अंदर आके हमने सारा वो कंटेंट लिखना है जो हमारा फॉर्म का होगा। मैं इसको सेव किया तो ये फाइल सेव हो गई। अब हमने क्या करना है, इस फाइल को लिंक करना है दूसरी फाइल के साथ, कि जैसे ही हम इस फाइल के अंदर आगे क्लिक करें तो वो इस फाइल के अंदर आ जाए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हेडर के अंदर ही लगा लेते हैं। हेडर के अंदर यहाँ पे हम न्यू पेज ऐड करते हैं। पेज ऐड करने के लिए हमने क्या किया, ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आके न्यू लिस्ट लगाई। लिस्ट के अंदर हमने क्या किया, ए का टैग यूज़ किया। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ फॉर्म, और फॉर्म में हमने क्या करना है, href लिखना है। href के अंदर हमने उस फाइल का लिंक देना है। तो उस फाइल का लिंक हमने कैसे देना है, जैसे हमने इमेज लगाने के लिए लिंक दिया था उसी तरीके से हम क्या करेंगे, फॉर्म लगाने के लिए लिंक देंगे। तो $/ लगाऊंगा तो क्या करें, उस फोल्डर के अंदर चला जाएगा। उस फोल्डर में जितनी फाइलें पड़ी हों वो सारी फाइलों को एक्सेस कर लेगा। तो मुझे चाहिए फॉर्म वाली, मैं जैसे फॉर्म वाली फाइल पे क्लिक करूँगा तो क्या करेगी, ये फाइल हमारी लिंक होगी। यानी कि अब क्या होगा, हमारी इंडेक्स वाली फाइल के अंदर अगर फॉर्म वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो वो हमारे फॉर्म वाली फाइल पर चला जाएगा। मैं इसको सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये देखिए हमारे पास फॉर्म का आ गया बटन। मैंने जैसे इसके जो है ना फॉर्म के ऊपर क्लिक किया तो वो न्यू पेज पे चला गया। तो न्यू पहले ऊपर देखें, यहाँ पे हमारे पास अगर मैं आता हूँ, बैक आता हूँ, अभी हमारे पास यहाँ पे लिंक शो हो रहा है index.html। लेकिन जैसे मैं फॉर्म के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये क्या हुआ, form.html वाली फाइल पे चला गया। यानी कि इसने फाइल भी चेंज करनी है, तो एक फाइल से दूसरी फाइल पे चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, जब अपनी वेबसाइट बनाते हैं उसमें अंदर मल्टीपल फाइल्स बनाते हैं। होम के लिए अलग फाइल बनेगी, अबाउट के लिए अलग फाइल बनेगी, कॉन्टैक्ट के लिए अलग फाइल बनेगी, सारी फाइलें अलग अलग बनती हैं ताकि हमारा जो है ना कोड एक फाइल के अंदर ज़्यादा कोड ना, अगर एक फाइल के अंदर लेंथी कोड ज़्यादा लेंथी हो जाए ना फाइल, तो कोड रीड करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, अपनी फाइलों जो है ना कोड को छोटी छोटी फाइल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो बाद में इस तरीके से उसको लिंक करते हैं। एक क्लिक जब है लिंक के ऊपर क्लिक करके दूसरी फाइल के ऊपर मूव करना इजीली हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इसे मूव कर लिया। अब हम सीखेंगे फॉर्म को कैसे बनाया जाता है, बल्कि कल वाले लेक्चर में कर लेते हैं। अभी थोड़ा ओवरव्यू देखते हो कि हमारे पास फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। हमारे पास फॉर्म होता है जो ना, जैसे हमने एक कॉन्टैक्ट बनाया, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास ये क्या है, फॉर्म शो हो रहा है। तो इस फॉर्म को कॉन्टैक्ट पेज पे शो हो रहा है तो इसको हम कॉन्टैक्ट फॉर्म कहेंगे। कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है जिसके अंदर हमने सिर्फ अपनी डिटेल फिल करनी होती है और किसी दूसरे बंदे से रब्ता करना होता है, तो उसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म। इसी तरीके से मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो लॉगिन के ऊपर भी हमें एक फॉर्म शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमें फॉर्म शो हो रहा है जिसके अंदर वो कह रहे हैं यूज़र अपनी ईमेल एंटर करे और पासवर्ड एंटर करे, तो इसको हम कहेंगे लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म ऐसा होता है जिसके अंदर यूज़र अपना लॉगिन डिटेल दे के अपना अकाउंट को लॉगिन कर सकता है। इस तरीके से मैं यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, इस साइड में मूव हो गया। तो ये हमारे पास है रजिस्टर्ड पेज। तो यहाँ पे जो फॉर्म शो होगा उसको हम रजिस्टर्ड फॉर्म कहेंगे। लेकिन रजिस्टर फॉर्म के अंदर इसके अंदर क्या है, हमारे पास फुल नेम भी है, यानी कि यूज़र अपना फुल नेम प्रोवाइड करेगा, अपना वर्क ईमेल प्रोवाइड करेगा, फ़ोन नंबर प्रोवाइड करेगा। तो जो रजिस्टर फॉर्म होता है वो अकाउंट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो लॉगिन फॉर्म होता है वो हमारे पास यूज़र का अकाउंट लॉगिन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है वो यूज़र की डिटेल या किसी दूसरे बंदे से कॉन्टैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरीके से हम मल्टीपल फॉर्म्स भी बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर जितने फॉर्म चाहिए बना सकते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास जो टैग यूज़ होता है उसको हम फॉर्म का टैग कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा कि हर काम के लिए हमारे पास कोई ना कोई टैग होगा, इस तरीके से फॉर्म के साथ काम करने के लिए हमारे पास फॉर्म का टैग होता है। तो हमने फॉर्म के लिए फाइल अलग बनाई हुई है, तो हम जितना भी काम करेंगे फॉर्म का वो इस फॉर्म वाली फाइल के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे फॉर्म का टैग लगाएंगे, ठीक है। फॉर्म का टैग लगाया, इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। फॉर्म वाले टैग के अंदर अब हमारे पास दो चीज़ होती है। सबसे पहले होती है एक्शन, यानी कि इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो दो होते हैं। एक होगा एक्शन वाला और दूसरा होगा इसकी टाइप मेथड, ठीक है।
तो ये हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब एक्शन वाला एट्रीब्यूट किस लिए यूज़ होता है, मेथड वाला किस लिए यूज़ होता है। एक्शन वाला एट्रीब्यूट तब यूज़ होता है जब हम फॉर्म को फिल करते हैं ना, फॉर्म को फिल करने के बाद हम फॉर्म के नीचे एक बटन देते हैं कि बटन के क्लिक पे वो उसका एक्शन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आऊँ रजिस्टर फॉर्म के लिए, तो उसमें रजिस्टर का बटन लगा हुआ है। इस तरीके से अगर मैं साइन इन के अंदर आता हूँ, यानी कि लॉगिन वाले फॉर्म में अंदर तो लॉगिन वाला बटन लगा हुआ है। इस तरीके से अगर मैं कॉन्टैक्ट के अंदर आऊँगा तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट के लिए एक बटन लगा हुआ है। तो बटन के क्लिक पे हम क्या कहते हैं, फॉर्म को सबमिट करते हैं। फॉर्म को सबमिट करेंगे यानी कि फॉर्म की डिटेल जो भी होगी ना वो यूज़र से लेके अपने बैकएंड पे सेंड करेंगे। या मैंने बताया कि बैकएंड हमारे पास दो पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड पार्ट होता है, बैकएंड पार्ट होता है। तो हम क्या कहते हैं, बटन तो लगा दिया, बटन के क्लिक पे हमने जो एक्शन परफॉर्म करना होता है वो हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज को यूज़ करके काम करते हैं। तो उसके लिए जब हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे ना, तो यूज़र यहाँ पे डिटेल फिल करेगा, हम सेंड वाला बटन क्लिक करेंगे तो सारी जावास्क्रिप्ट के थ्रू इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी। अभी HTML के थ्रू हम इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, उसका एक मेथड तो है, लेकिन उसको सेव नहीं कर सकते किसी जगह पे। जैसे पेज को रिफ्रेश करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करेंगे तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन लेके अपने पास स्टोर भी कर सकते हैं। तो वो हम जब हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे उसके अंदर सीखेंगे ये चीज़ों को कैसे किया जाता है। तो हम क्या कहते हैं, जब हम बटन को सबमिट करते हैं ना, तो बटन को सबमिट करने में हमारे पास एक एक्शन परफॉर्म होता है। तो इस एक्शन के अंदर हम उसको फाइल का लिख देते हैं कि हमने जब बटन सबमिट वाला क्लिक करना है तो सबमिट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद हम किस फाइल के ऊपर जाना है। तो जैसे मैंने बताया कि हमने जावास्क्रिप्ट के केस में क्या होता है कि हम जैसे फाइल को सबमिट करते हैं वो हम जावास्क्रिप्ट के ऊपर जाएंगे, वहाँ पर जाकर उसकी इन्फॉर्मेशन गेट करेंगे। तो इस एक्शन के अंदर हम उस जावास्क्रिप्ट वाली फाइल का लिंक देंगे। तो ये सारा जो यूज़र यहाँ पे अपनी एंड फॉर्म के अंदर अपनी डिटेल देगा वो सारी हम एक्शन के थ्रू गेट करेंगे और अपने जो है ना जो जावास्क्रिप्ट है उसमें प्रोसेसिंग करके उसको स्टोर कर लेंगे। उसके बाद सेकंड होता है हमारे पास मेथड। मेथड हमारे पास दो टाइप्स के मेथड होते हैं फॉर्म के अंदर। एक हमारे पास होता है गेट का मेथड, दूसरा हमारे पास होता है पोस्ट का मेथड। जो गेट वाला मेथड होता है वो क्या करता है कि हम जब भी अपने फॉर्म को सबमिट करते हैं ना, मैं दिखाऊँ, फॉर्म को सबमिट करते हैं जो ये हमारी ऊपर होती है ना, इसको कहते हैं URL बार, यानी उसकी URL बार के अंदर हमारी वेबसाइट का लिंक होता है। तो जैसे ही हम अगर अपना मेथड गेट वाला यूज़ करेंगे, फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो हमारी इस URL बार के अंदर सारी डिटेल आ जाएगी। यूज़र ने जितना भी डाटा इंसर्ट किया होगा ना फॉर्म के अंदर वो सारा इस बार के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, हम उसको यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा हमारे पास होता है मेथड पोस्ट का। पोस्ट के मेथड के अंदर होता है क्या होता है, हमारे पास डिटेल यहाँ पे शो नहीं होती, वो जो है ना ब्राउज़र के अंदर स्टोर होकर वहाँ से हमारे पास गेट हो जाती है। तो हम ये दोनों मेथड भी सीखेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ करें। उसके बाद जो सेकंड चीज़ होती है फॉर्म के अंदर वो इंपॉर्टेंट है हमारे पास फील्ड्स। आपने देखना है कि ये हमारे पास फील्ड लगी हुई है। हमने हर काम के लिए हमारे पास कोई ना कोई फील्ड होती है। अगर यूज़र का नेम लेना है, यूज़र के नेम के लिए अलग फील्ड होगी हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से यूज़र की ईमेल लेनी है तो ईमेल के लिए अलग फील्ड होती है, फ़ोन नंबर के लिए अलग फील्ड होगी। ये एक बड़ा सा बॉक्स हो रहा है, इसको कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स। इसके अंदर यूज़र अपना टेक्स्ट एंटर कर सकता है, जो एक डिफरेंट फील्ड है। तो फॉर्म के अंदर हमेशा क्या होते हैं, फील्ड्स हमारे पास यूज़ होती है। हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की फील्ड होती है। तो ये हम कल वाले लेक्चर में सीखेंगे कि फॉर्म के कितनी टाइप की फील्ड होती है, कि इस फील्ड को कैसे लिखा जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर है। ओके, तो किन किन स्टूडेंट्स का नाम अभी इसमें नहीं लिखा हुआ, थिंग्स में मैं इसको कॉपी करता हूँ। सारे स्टूडेंट जो रहते हैं ना जिनका नाम नहीं लिखा हुआ, मुझे अपना नेम सेंड करें। ये हमारे पास जैसे चैट का मैसेज होगा, चैट वाली ऑप्शन उधर ही अपना मैसेज सेंड कर दें। ये चैट के अंदर मैसेज सेंड करें अपना नेम लिख के। बैदुल्ला, ठीक है, बैदुल्ला का नेम तो लिखा हुआ है, इसकी प्रेजेंट है। ठीक, उसके बाद अब्दुल्ला, उसके बाद बाकी स्टूडेंट्स कुछ प्रेजेंट है। आपका नेम क्या था? मुहसिन प्रेजेंट है। जी, किसी ने हैंड रेज़ किया था? उस्मान प्रेजेंट है। इसके बाद
मुसम्मिल प्रेजेंट है। सर क्लास टाइम कंफर्म कर दें, हमें इंस्टीट्यूट से 4 to 6 PM का बताया गया था, ये बट अब 3 3 to 5 है आपकी क्लास। 3 to 5। जी 3 to 5 है। सर और रिकॉर्डिंग्स कब तक मिलेंगी लेक्चर की? रिकॉर्डिंग आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर मिल जाएगी। मैं इसको अभी अपलोड कर देता हूँ, लिंक शेयर कर दूँगा आपको। सर नोट्स भी प्रोवाइड होंगे कि नहीं? वो ये जो फाइल अभी कोड हमने किया है ना, ये आपको प्रोवाइड कर दूँगा, बाकी नोट्स नहीं है। मोहसिन की होगी, अब्दुल हादी की होती है, अब्दुल खलील और मोहम्मद यासीन। किसी की अटेंडेंस रहती तो नहीं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 1 2 3 4 5 6 7। बैदुल्ला की होगी, उस्मान शहजाद की भी होगी है, अरूज की होगी है, मोहसिन की होगी है, मुजम्मिल की भी होगी है अटेंडेंस, मोहम्मद यासीन रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए ठीक हो गया, आज के लिए इतना ही। मैं अभी लेक्चर शेयर कर देता हूँ आपको थोड़ी देर तक। इसको